अराइवल ऑफ द सिम्प इन बैटल थ्रू द हेवंस। अध्याय 71। चूंकि जीवये द्वारा भेजी गई चारों सुंदरियां कुंवारी थीं, इसलिए वुलांग ने अपना वन ड्रैगन फाइटिंग फॉर फीनिक्सेस बबल बाथ समाप्त करने के बाद चारों घायल सुंदरियों को पहले आराम करने दिया। वुलांग अपने शयन कक्ष में लौटने के बाद एक विचार के साथ सिम स्पेस में गया और कोरियाई बाग तावीज़ की वस्तु की जांच करने लगा जो पहले जीवये से गिरी थी। इसके गुण इस प्रकार प्रदर्शित थे। कोरियाई बाग तावीज़ कांस्य श्रेणी 100 पूरी तरह से सशस्त्र कोरियाई शाही रक्षकों को बुला सकता है। कोरियाई शाही रक्षक आधे घंटे तक मौजूद रहेंगे। इस वस्तु का उपयोग केवल एक बार किया जा सकता है। वुलांग ने कोरियाई बाग तावीज़ के गुण विवरण को पढ़ने के बाद कुछ देर विचार किया और अंततः इसे सिम्पसार में विघटित करने का निर्णय लिया। यदि कोरियाई बाग तावीज़ द्वारा बुलाए गए कोरियाई शाही रक्षक स्थायी रूप से मौजूद रह सकते तो वुलांग इसे रख सकते थे, लेकिन चूंकि ये बुलाए गए कोरियाई शाही रक्षक केवल आधे घंटे तक ही मौजूद रह सकते थे, इसलिए उनका व्यावहारिक मूल्य बहुत कम हो गया था। शायद आम लोगों के लिए कोरियाई शाही रक्षक बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन मार्शल कलाकारों के लिए उनकी ताकत बिल्कुल साधारण थी। अगर वुलांग पूरी ताकत से हमला करता तो वह सिर्फ 1 मिनट में 100 कोरियाई शाही रक्षकों को मार सकता था, इसलिए कोरियाई बाग तावीज़ जैसी वस्तु उसके लिए चिकन रिब के समान थी। वुलांग द्वारा कोरियाई बाग तावीज़ को विघटित करने के बाद उसे कुल 750 सिम्पसार प्राप्त हुआ। उसने अपने कौशल अनुभव बिंदुओं पर नजर डाली, फिर अवशोषण हथेली कौशल को पूर्णता रैंक तक बढ़ाने के लिए 1134 सिम्पसार खर्च किए। प्रमुख उपलब्धि रैंक अवशोषण हथेली 1000 पाउंड के पत्थर को हिला सकती थी, लेकिन एक बार अवशोषण हथेली पूर्णता रैंक तक पहुंचने के बाद ये 3000 पाउंड के पत्थर को हिला सकती थी। वुलांग ने अवशोषण हथेली की शक्ति का परीक्षण करने के बाद अपने चरित्र विशेषता पैनल की जांच की। खिलाड़ी वुलांग। उपपेशा कीमियागर 25/10,000 द्वितीय श्रेणी। शारीरिक बनावट 206। मानसिक शक्ति 145। साधना 9 सितारा डूशे। कौशल अवशोषण हथेली पूर्णता आत्मा बोध 427 2000 दाखला पीला श्रेणी उन्नत साधना तकनीक पूर्णता दहाड़ते शेर का गीत पूर्णता 9 यिन मैनुअल पूर्णता द्विहस्त उभयनिष्ठता पूर्णता 18 हथेलियों को वश में करने वाला ड्रैगन पूर्णता लिंगबो माइक्रोस्टेप पूर्णता रहस्यमय द्वार से भागने की तकनीक पूर्णता नीला लकड़ी कला पूर्णता उपचार कला पूर्णता रक्तरेखा द्विसांप 3 फूल छात्र। उपकरण अस्थि आत्मा शीत अग्नि समुद्री पत्थर के दस्ताने बैंगनी बादल पंख चिन्ह कवच शपथ अनुबंध कंगन नीला। वस्तुएं शुकाकु समन गुड़िया टाइटन स्पाइनल फ्लूइड पर हमला HG85 प्रकार का ग्रेनेड 5 टुकड़े। सिम्प गेम सिक्का 40। सिम्प एसेंस 188। जब सुबह की पहली किरण गुशी निवास प्रांगण में चमकी तो शाही रक्षकों की एक टीम औषधीय सामग्रियों की पहली खेप गुशी निवास तक ले गई। प्रमुख शाही रक्षक कमांडर ने वुलांग से सम्मानपूर्वक कहा, गुरु गुशी, आपके द्वारा दी गई सूची के अनुसार ये औषधीय सामग्रियों की पहली खेप हैं। शेष 2 खेप अगले आधे महीने में क्रमिक रूप से वितरित की जाएंगी। वुलांग ने औषधीय सामग्रियों का मोटे तौर पर निरीक्षण किया, पुष्टि की कि उनकी औषधीय आयु पर्याप्त है और फिर हाथ हिलाते हुए कहा, इन औषधीय सामग्रियों की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। लीमिंग, इन्हें ले जाओ और पहले औषधीय सामग्रियों को गोली शोधन कक्ष में पहुंचा दो। समझ गया। ये सुनकर लीमिंग औषधीय सामग्रियों से भरे 5 बड़े डिब्बे लेकर शाही रक्षकों को तेजी से गोली शोधन कक्ष की ओर ले गया। जब 20 शाही रक्षक लीमिंग के पीछे गोली शोधन कक्ष में पहुंचे तो उनके सामने का दृश्य देखकर वे तुरंत चौंक गए। गोली शोधन कक्ष के केंद्र में 9 विशाल गोली भट्टियां थीं और उनकी व्यवस्था ने सूक्ष्म रूप से एक रहस्यमय संरचना बनाई थी। उन्हें देखकर ही पता चल जाता था कि ये गोली भट्टियां साधारण नहीं थीं। इन गोली भट्टियों के अलावा पूरे गोली शोधन कक्ष की सजावट भी बहुत अनोखी थी। चारों तरफ की दीवारें ज्योतियान नक्षत्रों और ताइची बागुआ के पैटर्न से सजी थीं, जिससे लोगों को अंदर जाते ही किसी दूसरे लोक में होने का भ्रम होता था। बेशक वुलांग को औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उसने जानबूझकर गोली शोधन कक्ष को इस तरह बनाया था, बस अपनी छवि निखारने और बाहरी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अगर वुलांग ने चांगचुन दान को इतनी आसानी से परिष्कृत कर लिया होता तो हान के राजा आन को यह नहीं लगता कि उसने कोई खास योगदान दिया है। हालांकि अगर ऐसा लगता कि उसने चांगचुन दान को परिष्कृत करने के लिए बहुत मेहनत की है तो हान के राजा आन को जरूर लगता कि उसने कोई महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसा नहीं था कि वुलांग चालाक था, ये बस मानव स्वभाव था। चीज़ें जितनी आसानी से मिलती हैं लोग उन्हें उतना ही कम संजोते हैं, लेकिन चीज़ें जितनी मुश्किल से मिलती हैं लोग उन्हें उतना ही ज़्यादा संजोते हैं। 4 सुंदरियों द्वारा परोसे गए सुगंधित नाश्ते का आनंद लेने के बाद वुलांग ने काले और सफ़ेद ताओवादी वस्त्र धारण किए और कीमिया शुरू करने के लिए गोली शोधन कक्ष में प्रवेश किया।
वुलांग ने हान के राजा आन द्वारा भेजे गए औषधीय अवयवों से भरे 5 बड़े डिब्बों पर नजर डाली और उसके मुंह के कोने अनायास ही ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी आंखों में चंचलता का एक संकेत दिखाई दिया। सच तो यह है कि द्वितीय श्रेणी की औषधीय गोलियों में चांगचुन दान को सबसे निचली श्रेणी की औषधि माना जाता था। इसे परिष्कृत करने के लिए केवल 1 दर्जन या उससे अधिक प्रकार की औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता होती थी। हान के राजा आन द्वारा भेजी गई औषधीय सामग्रियों में से चांगचुन दान की एक भट्टी को परिष्कृत करने के लिए केवल 20वें हिस्से की आवश्यकता थी। दूसरे शब्दों में, वुलांग को चांगचुन दान की केवल एक भट्टी को परिष्कृत करने की आवश्यकता थी और बाकी सभी औषधीय सामग्रियां उसकी हो जाएंगी, और यह औषधीय सामग्रियों का केवल पहला बैच था। इसके बाद 2 और बड़े बैच आने थे। वुलांग ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और उसकी हथेली से एक शक्तिशाली चूषण शक्ति निकली। औषधीय तत्व तुरंत हवा के झोंके से गोली भट्टी में उड़ गए। इसके तुरंत बाद उसके हाथ से एक हल्की सफेद अस्थि आत्मा की शीतल अग्नि निकली, जो उन औषधीय तत्वों के सार को परिष्कृत करने लगी। जैसे ही वुलांग ने कीमिया पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, गोली शोधन कक्ष के बाहर लिमिंग भी गोली शोधन कक्ष के द्वार पर कड़ी नजर रख रहा था। एक ओर उसे डर था कि कोई वुलांग की कीमिया में खलल डाल देगा, और दूसरी ओर ये वुलांग को औषधीय तत्वों के बड़े पैमाने पर गबन से रोकने के लिए भी था। हालांकि हान के राजा अन के पास ठोस सबूत नहीं थे, उन्होंने अनुमान लगाया कि वुलांग चांगचुन दान को परिष्कृत करते समय कुछ औषधीय तत्वों का गबन करने का अवसर जरूर लेगा। हालांकि हान के राजा अन को वुलांग द्वारा औषधीय तत्वों का गबन करने से कोई आपत्ति नहीं थी। जब तक वह चांगचुन दान को परिष्कृत कर सकता था, तब तक भले ही उसने कुछ औषधीय सामग्री का गबन किया हो, वह हानिरहित थी। हान के राजा आन को असली चिंता इस बात की थी कि वुलांग चांगचुन दान को बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने लिमिंग को वुलांग पर नजर रखने के लिए खास तौर पर उसके पास भेजा था। अगर वुलांग एक ठग होता तो वह उन औषधीय सामग्रियों को गुशी निवास से बाहर ले जाने की जरूर कोशिश करता, लेकिन अगर वह ठग नहीं होता तो स्वाभाविक रूप से उन सभी औषधीय सामग्रियों का इस्तेमाल कीमिया के लिए किया जाता। चरमराहट। लिमिंग द्वारा 2 घंटे तक गोली शोधन कक्ष के बाहर पहरा देने के बाद वुलांग ने धीरे से गोली शोधन कक्ष का दरवाजा खोला। उसका चेहरा कुछ पीला सा लग रहा था और वह लड़खड़ाते हुए बाहर चला गया। ये देखकर लिमिंग जल्दी से वुलांग के पास गया और चिंतित भाव से पूछा, राष्ट्रीय गुरु, क्या हुआ? इस राष्ट्रीय गुरु ने तो बस गोलियां परिष्कृत करने में बहुत ऊर्जा खर्च कर दी है, मैं थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगा। वुलांग ने कमजोरी का नाटक किया, कमजोरी से हाथ हिलाया और फिर लिमिंग को निर्देश दिया, ठीक है, कुछ भरोसेमंद सहयोगियों को गोली भट्टी की आग पर कड़ी नजर रखने के लिए भेजो। तुम्हें आग को बिल्कुल भी बुझने नहीं देना है। इसके अलावा गोली भट्टी का ढक्कन कभी नहीं खोलना चाहिए, वरना इसके औषधीय गुण नष्ट हो जाएंगे और चांगचुन दान निश्चित रूप से विफल हो जाएगा, जिससे हान के राजा आन को समझाना असंभव हो जाएगा। निश्चिंत रहो राष्ट्रीय गुरु, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि लोग आग पर कड़ी नजर रखें और उन्हें गोली भट्टी को छूने से बिल्कुल न रोकें। वुलांग की बातें सुनकर लिमिंग ने गंभीर भाव से उत्तर दिया, अच्छा, मैं ये मामला तुम पर छोड़ता हूँ। इस राष्ट्रीय उपदेशक को पहले आराम करने जाना चाहिए। वुलांग को जाते देख लिमिंग ने आग पर नजर रखने के लिए लोगों को ढूंढने की जल्दी नहीं की, बल्कि वह सबसे पहले गोली शोधन कक्ष में जाकर देखने लगा। जब उसने देखा कि गोली शोधन कक्ष में औषधीय सामग्री वाले सभी डिब्बे खाली थे, तो उसने चुपके से सिर हिलाया और फिर आग पर नजर रखने के लिए लोगों को ढूंढने चला गया। वास्तव में लिमिंग की असली पहचान गुशी निवास के पूर्व प्रबंधक की थी, इसलिए वह पूरे गुशी निवास से अच्छी तरह वाकिफ था। गुशी निवास के बारे में लिमिंग की समझ के अनुसार जिस कमरे में गोली शोधन कक्ष स्थित था, वह एक स्वतंत्र हॉल था और उसके भीतर कोई छिपे हुए दरवाजे या गुप्त कमरे नहीं थे। इसलिए वुलांग के लिए उन औषधीय सामग्रियों को छिपाना असंभव था। चूंकि वुलांग के लिए उन औषधीय अवयवों को छिपाना असंभव था, इसलिए उन्हें केवल गोलियों की भट्टी में ही डाला जा सकता था और उसे केवल हान के राजा अन को इस निष्कर्ष की सूचना देनी थी। अगले आधे महीने में औषधीय अवयवों की दूसरी और तीसरी खेप क्रमशः गुशी निवास में पहुंचाई गई और इन बहुमूल्य औषधीय अवयवों का स्वाभाविक रूप से वुलांग ने अन्य औषधीय गोलियों में परिशोधन के लिए उपयोग किया, जिन्हें उसने फिर चुपके से और अनजाने में अपनी जेब में रख लिया। जब वुलांग औषधि शोधन पर केंद्रित था, उसी दौरान शिनजेंग शहर में 2 रोचक घटनाएं भी घटीं। पहली रोचक घटना वुलांग से संबंधित थी। कुछ दिन पहले जीवये स्वयं गुशी निवास में वुलांग को बधाई उपहार देने आए थे और बदले में वुलांग ने उन्हें धन्यवाद स्वरूप ड्रैगन फीनिक्स गोली की एक बोतल दी। ड्रैगन फीनिक्स गोली खाने के बाद जीवये ने सचमुच जबरदस्त ताकत दिखाई और एक ही रात में 10 रखेलों से बिना पीछे हटे युद्ध किया। शायद जीवये को एक सच्चे मर्द होने का एहसास हो गया था, इसलिए उसने अगले 4 दिनों तक हर रात एक ड्रैगन फीनिक्स गोली लेना जारी रखा। हालांकि ड्रैगन फीनिक्स गोली न केवल उपयोगकर्ता के शरीर को मजबूत बना सकती है, बल्कि उसे जबरदस्त ताकत भी दिखा सकती है, लेकिन यह उपयोगकर्ता के शरीर को नहीं बढ़ा सकती।
जीवये ने लगातार 5 रातें 10 महिलाओं के साथ बिताईं और ज्यादा मेहनत के कारण गलती से उसकी कमर में मोच आ गई और वह कई दिनों तक घर पर ही आराम कर सका। शुरू में इस बात को एक राज समझा जाता था और बाहरी लोगों को इसकी जानकारी होने की संभावना नहीं थी। हालांकि हाल ही में सीमावर्ती सेनापतियों और सैनिकों को फिर से अपना सैन्य वेतन मिलने वाला था, इसलिए हान के राजा आन ने जीवये को खुद लोगों का नेतृत्व करने के लिए 1 लाख टन सोना सीमा तक पहुंचाने की तैयारी की। परिणामस्वरूप हान के राजा आन को जीवये की कमर की चोट के बारे में पता चला। पूरी कहानी समझने के बाद वह खुद को मनोरंजन और निराशा के मिले जुले भाव से भर पाया। हताशा में वह केवल अपने तीसरे और चौथे भाइयों को ही 1 लाख टन सोने की सीमा तक पहुंचाने के लिए कह सका। ये जानने पर कि महिलाओं के साथ अत्यधिक भोग विलास के कारण जीवये की कमर में गलती से मोच आ गई है, झांग कैदी ने तुरंत लोगों को ये खबर फैलाने के लिए भेजा, जिससे शिनजियांग शहर के सभी नागरिक इस मनोरंजक घटना पर चर्चा करने लगे। हालांकि इस मामले का मजाक उड़ाने के अलावा लोगों ने वुलांग के कीमिया कौशल की भी खूब प्रशंसा की। एक रात में 10 महिलाओं के साथ संबंध बनाने की क्षमता को ज्यादातर पुरुषों का सपना कहा जा सकता है। दूसरी दिलचस्प घटना भूत सैनिक द्वारा सैन्य वेतन की लूट का मामला था। चूंकि जीवये अशक्त थे, इसलिए हान के राजा आन ने लॉर्ड अनपिंग और लोंगक्वान जून को सैन्य वेतन की सुरक्षा के इस अभियान की अध्यक्षता करने के लिए भेजा। जब लॉर्ड अनपिंग और लोंगक्वान जून सैन्य वेतन का अनुरक्षण कर रहे थे और शिनजियांग शहर के बाहरी इलाके में डुआनहुन घाटी से गुजर रहे थे, तो उनका सामना जेंग राज्य भूत सैनिकों से हुआ, जिन्होंने उनका रास्ता रोक दिया और सैकड़ों हान सैनिकों की आंखों के सामने भारी बारिश में 1 लाख टन सोना पिघल गया और पूरी तरह से गायब हो गया। अतीत में जब हान ने जेंग को हराया था, तो हान के राजा ने वादा किया था कि जो भी आत्मसमर्पण करेगा उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। हालांकि अंततः उसने 5000 आत्मसमर्पण करने वाले जेंग सैनिकों को धोखे से शिनजियांग शहर के बाहर ले जाकर जिंदा दफना दिया, इसीलिए उस जगह का नाम डुआनहुन घाटी पड़ा। लॉर्ड अनपिंग और अन्य लोगों के अनुसार ये भूत सैनिकों द्वारा सैन्य वेतन की लूट की घटना इसलिए हुई क्योंकि उन जेंग राज्य के सैनिकों की प्रतिशोधी आत्माएं चैन से नहीं सो पा रही थीं और अब उन्होंने अपना कर्ज वसूलने के लिए सैन्य वेतन ले लिया था। भूत सैनिकों द्वारा सैन्य वेतन की लूट की घटना के बारे में स्वाभाविक रूप से उच्च पदों पर बैठे बहुत कम लोगों ने इस पर विश्वास किया। हालांकि शिनजियांग शहर के कई नागरिक इस बात पर दृढ़ विश्वास रखते थे और कई तो विशेष रूप से ताओवादी मंदिरों में शांति के ताबीज मांगने भी जाते थे। हालांकि हान के राजा आन ने तुरंत मामले की गहन जांच का आदेश दिया, क्योंकि लॉर्ड अनपिंग और लोंगक्वान जून हान के राजा आन के सगे भाई थे। बिना सबूत के मामले की अध्यक्षता करने वाले अधिकारियों ने उनसे स्वीकारोक्ति करवाने के लिए यातना का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की और मामला गतिरोध में फंस गया। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि इस मामले की समीक्षा करने वाले 5 मुख्य न्यायाधीशों की लगातार अप्राकृतिक मौतें हुईं। ऐसी अफवाहें फैलीं कि वे सभी भूत सैनिकों के हाथों मारे गए, जिससे शिनजियांग शहर में कुछ समय के लिए दहशत फैल गई। 5 मुख्य न्यायाधीशों की लगातार मौतों के कारण भूत सैनिकों द्वारा सैन्य वेतन की लूट का मामला एक जानलेवा मामला बन गया था और जीवये ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि उनकी कमर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। इसलिए हान के राजा आन केवल झांग कैदी को ही मामले की अध्यक्षता सौंप सकते थे और उन्हें 10 दिनों के भीतर इसे सुलझाने का आदेश दे सकते थे, अन्यथा कड़ी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। हान के ग्रैंड जनरल निवास में युद्ध कवच पहने जीवये एक सोफे पर टिककर हल्के कपड़े पहने एक उपपत्नी को गले लगाए और बढ़िया शराब पीते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हा हा हा, इस बार उस बूढ़े बदमाश झांग कैदी की बारी है। हालांकि महिलाओं के साथ अत्यधिक भोग विलास के कारण जीवये की कमर में गलती से मोच आ गई थी, लेकिन उसकी कमर की चोट कुछ दिन पहले ही ठीक हो गई थी। जीवये ने जानबूझकर यह घोषणा की थी कि उसकी कमर की चोट ठीक नहीं हुई है, क्योंकि वह इस अवसर का उपयोग झांग कैदी के गुट से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए कर रहा था। पहले मारे गए 5 मुख्य न्यायाधीश झांग कैदी के अधीन अधिकारी थे। अब जब ये 5 लोग मारे गए थे, तो 5 आधिकारिक पद खाली हो गए थे और जीवये इन पदों को अपने अधीनस्थों से भरने का अवसर ले सकते थे। शुरुआत में हान में जीवये की प्रतिष्ठा को देखते हुए अगर कोई सचमुच उसकी कमर की चोट का मजाक उड़ाने की हिम्मत करता, तो शायद उसके अधीनस्थों ने उसे पहले ही निपटा दिया होता। इस मनोरंजक घटना के व्यापक रूप से चर्चित होने का कारण झांग कैदी की पर्दे के पीछे की शह के अलावा ये भी था कि जीवये ने जानबूझकर इसे फैलने दिया। जब सबको पता था कि जीवये कमर की चोट के कारण बिस्तर पर पड़ा है, तो किसी को भी उस पर सैन्य वेतन पर भूतिया सैनिक डकैती मामले में शामिल होने का शक नहीं होगा। अगर किसी को उस पर शक भी हुआ, तो उसके लिए पर्याप्त सबूत नहीं होंगे। हान में जीवये की स्थिति को देखते हुए ठोस सबूतों के बिना न केवल झांग कैदी उसके खिलाफ असहाय होते, बल्कि हान के राजा आन भी उसे दोषी नहीं ठहरा पाते। ज़ीलानशू शिनजियांग शहर का सबसे प्रसिद्ध मनोरंजन स्थल है, जहां हान के कई राजकुमार, सेनापति, कुलीन और धनी व्यापारी आनंद लेने आते हैं।
जब रात होती है और सब शांत हो जाता है तो ज़ीलांशु हमेशा जगमगाता रहता है, क्योंकि ये दिन का सबसे व्यस्त समय होता है। डिंग डिंग डिंग, एक मधुर और तीखी बजने वाली ध्वनि गूंजी। उसके बाद एक आलीशान 2 घोड़ों वाली गाड़ी धीरे धीरे आकर ज़ीलांशु के सामने रुकी। सफ़ेद कपड़े पहने वू लैंग बिना किसी हड़बड़ी के गाड़ी से नीचे उतर गए। तुम्हारे नन्हे हाथ कितने कोमल हैं सर, आप बहुत शरारती हैं। अपने कानों में लगातार आ रही अयाशी की आवाज़ें सुनकर वू लैंग ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाईं, अपने सफ़ेद जेड के फोल्डिंग पंखे से धीरे से हवा की और झूमते हुए ज़ीलांशु में प्रवेश किया, मानो लैंगगोंगजी की छवि को पूरी तरह से साकार कर रहा हो। जैसे ही वू लैंग ने शानदार ज़ीलांशु में प्रवेश किया, लाल पोशाक पहने, विस्तृत श्रृंगार से सजी एक खूबसूरत महिला सक्रिय रूप से उसके पास आई। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और हंसते हुए बोली, ये यंग मास्टर अपरिचित लग रहे हैं, मुझे लगता है कि आप ज़ीलांशु में पहली बार आए हैं। मेरा नाम हुमेई है। अगर यंग मास्टर के कोई प्रश्न हो तो हुमेई एक एक करके सब कुछ बता देंगी। क्या ऐसा है तो मुझे आज सचमुच अपने क्षितिज का विस्तार करना चाहिए, वू लैंग ने हुमेई की पतली कमर को गले लगाते हुए कहा। उसकी आंखों में एक चंचल चमक थी। हुमेई निश्चित रूप से यंग मास्टर की यात्रा को सार्थक बनाएगी। हुमेई मुस्कुराते हुए वू लैंग को दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में ले गई, फिर 4 खूबसूरत युवतियों को उसकी देखभाल के लिए बुलाया, जबकि वह खुद कुछ देर के लिए ड्रिंक्स लेने के बहाने कमरे से बाहर चली गई। दस्तक दस्तक दस्तक, निजी कमरे से बाहर निकलकर हुमेई जल्दी से दूसरे निजी कमरे में गई और धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। जीनू, जो हानफी के लिए शराब डाल रही थी, ने दस्तक सुनी। उसकी विलो जैसी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने शराब का बर्तन नीचे रखा और कहा, अंदर आ जाओ। बहन जीनू, गुशी वू लैंग आ गया है। क्या वह यहाँ क्यों है? ये सुनकर जीनू की नीलम जैसी आंखों में उलझन की एक झलक दिखाई दी। हालांकि ज़ीलांशु शिनजिंग शहर का सबसे प्रसिद्ध मनोरंजन स्थल है, लेकिन वास्तव में उच्च पदस्थ और शक्तिशाली व्यक्ति ऐसी जगहों पर आनंद लेने नहीं आते। आखिरकार ज़ीलांशु जैसे मनोरंजन स्थल बहुत असुरक्षित होते हैं। क्या होगा अगर कोई जानकारी गलती से लीक हो जाए? इससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके अलावा उन उच्च पदस्थ और शक्तिशाली व्यक्तियों के घरों में अक्सर कई रखेलें और दासियां रहती हैं, जिससे उन्हें अपने घरों में ही सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। हालांकि वू लैंग को हाल ही में गुशी नियुक्त किया गया था, हान में उनका दर्जा बहुत ऊंचा था, खासकर इसलिए क्योंकि वे रसायन विद्या में निपुण थे और इसलिए हान के राजा उन्हें बहुत महत्व देते थे। जब वू लैंग पहली बार गुशी निवास में आए तो लगभग सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों ने उन्हें बधाई उपहार भेजे और बदले में उन्होंने उनमें से प्रत्येक को उपहार के रूप में औषधीय गोलियों की एक बोतल दी। आधा महीना बीत चुका है और कई अधिकारी वू लैंग द्वारा दी गई औषधीय गोलियों का उपयोग कर चुके हैं और औषधीय गोलियों का प्रभाव उनकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक रहा है। वू लैंग जैसे दिव्य चिकित्सक के सामने, जिसके पास उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल है और जो विभिन्न औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में निपुण है, ज्यादातर लोग उससे दोस्ती करने को तैयार रहते हैं जब तक कि उनका उससे कोई अटूट खूनी झगड़ा न हो। इसलिए हान में उसके संपर्कों का नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। बाजार में अफवाहें हैं कि यह गुशी न सिर्फ पैसों से प्यार करता है बल्कि खूबसूरत महिलाओं से भी प्यार करता है। लगता है आज ये अफवाहें सच हैं, हान फेई ने शराब का घूंट लेते हुए चंचल भाव से कहा। वेई जुआंग अपने छोटे सफ़ेद बालों के साथ अपनी तलवार जैसी आंखों को थोड़ा सिकुड़ते हुए बोला, लालच और वासना अक्षमता के बराबर नहीं हैं। ये व्यक्ति सिर्फ आधे महीने में एक आम आदमी से हान के गुशी तक पहुंच गया है, जो केवल एक व्यक्ति के बाद दूसरे स्थान पर और 10,000 से ऊपर है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। हान फेई ने अपने हाथ में शराब का प्याला धीरे से घुमाया, जीनू की ओर देखा और मुस्कुराया। भाई वेई जुआंग सही कह रहे हैं। चूंकि यह गुशी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके, इसलिए मुझे मिस जीनू से कहना होगा कि वह इसकी बात समझे। युवा स्वामी सचमुच लोगों को हुक्म चलाना जानते हैं। जीनू ने पहले हानफी को तिरछी नज़र से देखा, फिर अपनी पतली कमर हिलाए और हुमेई के पीछे पीछे वू लैंग से मिलने चली गई। गुशी की गरिमा में उपस्थिति सचमुच ज़ीलांशु को गौरवान्वित करती है। जीनू बढ़िया शराब का प्याला पकड़े हुए छोटे कदमों से शान से निजी कमरे में चली गई। उसने वू लैंग को, जो एक सोफे पर आधा लेटा हुआ था, हल्के से झुककर प्रणाम किया और कहा, हुमेई, जीनू, गुशी को नमस्कार। वू लैंग एक नौकरानी द्वारा छीले गए अंगूर खाते हुए, हाथ हिलाते हुए बोला, अय ज़ीलांशु जैसी रोमांटिक जगह में मुझे गुशी क्यों कहते हो? मुझे बस लांग गोंगजी कहो। लांग गोंगजी, ये हमारी ज़ीलांशु का अनोखा ऑर्किड ब्रू है। जीनू ने मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, वू लैंग के बगल में घुटनों के बल बैठकर और उसके लिए ऑर्किड ब्रू का एक प्याला डालते हुए। हम तालू पर मुलायम और वाइन का अंतहीन स्वाद। बढ़िया वाइन। वू लैंग ने जीनू से वाइन का प्याला लिया, एक ही घूंट में बढ़िया वाइन पी ली, फिर अचानक जीनू की कलाई पकड़ी, उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसकी चिकनी जैद जैसी ठुड्डी को ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया,
लेकिन बढ़िया वाइन की तुलना में मैं तुम्हें, इस महान सुंदरी को, चखना ज्यादा पसंद करूंगा। ये सुनकर जीनू ने अपना भाव बदले बिना धीरे से वू लैंग का हाथ हटा दिया और मनमोहक मुस्कान के साथ जवाब दिया, लैंग गोंगजी मजाक कर रहा है। हुमेई जैसा तुच्छ व्यक्ति तुम्हारे लायक कैसे हो सकता है? वू लैंग ने जीनू की सूक्ष्म हरकत देखी और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि उसने बाहर से निराशा का भाव दिखाया और अपना सिर हिलाते हुए कहा, मिस जीनू, ये बात वाकई मेरे दिल को तोड़ देती है। ये युवा गुरु सच्चे दिल से चाहते हैं कि तुम मेरे गुशी की पत्नी बनो। जीनू ने अपनी विलो जैसी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं, वू लैंग को नाराजगी भरी नज़र से देखा और मजाकिया लहजे में डांटते हुए कहा, लैंग गोंगजी, कृपया हुमेई को अब और तंग मत करो, वरना हुमेई इसे गंभीरता से ले लेगी। मिस जीनू, इस युवा गुरु ने सुना है कि आप किसी लेंशु की मिस नोंग्यूकिन बजाने में असाधारण रूप से कुशल हैं। क्या आप मिस नोंग्यू से मेरे लिए एक धुन बजाने के लिए कहेंगी? ये सुनकर जीनू ने थोड़ा मुंह बनाया और आधे मजाक में शिकायत की, लैंग गोंगजी सचमुच कपटी है। अभी अभी तुमने कहा था कि तुम हुमेई को गुशी की पत्नी बनाना चाहती हो और पलक झपकते ही तुमने नोंग्यू पर अपनी नज़रें गड़ा दी हैं। वू लैंग ने जीनू की ओर अपनी तलवार जैसी भौहें उठाईं और आधे मजाक में ही जवाब दिया, हाँ, ये युवा गुरु तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहे थे। अगर मिस जीनू सचमुच गुशी की पत्नी बनना चाहती हैं तो ये युवा स्वामी आपसे कभी भी शादी कर सकते हैं। छोड़ो भी, लैंग गोंगजी कभी सीधे सीधे बात नहीं करता, जिससे हुमेई के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि तुम सच बोल रही हो या मजाक कर रही हो। जीनू ने वू लैंग की चंचल निगाहों को देखा, उसे एक बेबस तिरछी नज़र से देखा और हुमेई की ओर मुड़कर कहा, हुमेई, जरा जाकर नोंग्यू को बुलाओ। हुमेई के जाने के बाद वह एक शानदार लंबे गाउन पहने असाधारण व्यवहार वाली युवती के साथ लौटी और निजी कमरे में दाखिल हुई। हालांकि नोंग्यू की सुंदरता जीनू से थोड़ी कम थी, लेकिन उसका व्यवहार किसी सुनसान घाटी में एकांत में खिले ऑर्किड जैसा था, जबकि जीनू एक कांटेदार गुलाब जैसा था। उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे और दोनों की अपनी अपनी अनूठी शैली थी। नोंग्यू, लैंग गोंगजी का अभिवादन करता है। नोंग्यू ने पहले वू लैंग को हल्का सा प्रणाम किया, फिर अपने हाथों में प्राचीन जीथर थामे वू लैंग के बगल वाली नीची मेज के पास घुटनों के बल बैठ गई और अपनी पतली उंगलियों से तारों को धीरे से बजाया। डिंग डिंग डिंग। नोंग्यू की उंगलियों के नीचे नन्ही परियों की तरह मधुर स्वर वू लैंग के कानों में घुस गए और धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने ऊंचे पहाड़ों और बहते पानी का दृश्य उभरने लगा। ताली ताली ताली। जब ऊंचे पहाड़ों और बहते पानी की धुन का आखिरी स्वर धीमा पड़ा तो वू लैंग खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से ताली बजाकर बोला, मैंने बहुत समय से सुना है कि युवती नोंग्यू के जीथर कौशल असाधारण हैं। आज तुम्हारा प्रदर्शन सुनने के बाद ये सचमुच अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। युवा गुरु मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। जब नोंग्यू ने वू लैंग की बातें सुनी तो हालांकि वह ऊपर से विनम्र दिख रही थी, लेकिन अंदर से वह बहुत खुश थी। उसे अपने जाइथर कौशल पर पूरा भरोसा था। डिंग। नोंग्यू खिलाड़ी की चापलूसी से कुछ हद तक खुश हुआ और उसने 7 सिम गेम सिक्के गिरा दिए। ये सुनकर वू लैंग की तलवार जैसी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गईं और वह मुस्कुराते हुए बोला, युवती नोंग्यू, क्या आप गुशी निवास में जिथा वादक का पद संभालने में रुचि रखती हैं? युवा गुरु, आपके इस नेक प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन हुमेई सिर्फ जी लैंशू में मेरी बहनों के साथ रहना चाहती है। नोंग्यू थोड़ा रुकी, फिर अपनी मधुर आवाज में धीरे से मना कर दिया। नोंग्यू के बोलते ही जीनू ने जल्दी से एक वाइन ग्लास उठाया और वू लैंग के पास झुककर आकर्षक ढंग से मुंह बनाते हुए कहा, युवा गुरु, क्या आप जी लैंशू को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी अभी आप हुमेई की शादी गुशी निवास में करवाना चाहते थे और अब आप चाहते हैं कि नोंग्यू वहां जिथा वादक बने। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो हुमेई नहीं मानेगी। हा, मेरी सुंदरी, नाराज मत हो, यह मेरी गलती थी, मैं खुद को सजा दूंगा। एक ड्रिंक पीकर वू लैंग हंसा, जीनू के हाथ से वाइन का गिलास लिया और एक ही घूंट में सारी बढ़िया वाइन गटक गया। पीने के बाद वू लैंग ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो। वह सुंदरता को गले लगाता रहा और रोमांटिक शाम का आनंद लेता रहा। 1 घंटे से भी ज्यादा समय बाद जीनू ने खुद नशे में वू लैंग को जी लैंशू से बाहर निकाला और फिर उस निजी कमरे में वापस ले गया जहां वेई जुआंग और हान फेई थे। जीनू के कुछ नाखुश भाव देखकर हान फेई मुस्कुराया और अपने हाथ से वाइन का गिलास हिलाते हुए बोला, युवती जीनू, आपके भाव देखकर लगता है कि हनी ट्रैप काम नहीं आया होगा, है ना? जीनू के चेहरे पर कुछ गंभीरता थी जब उसने कहा, ये गुशी तुच्छ और बदचलन लगता है, लेकिन असल में इसके विचार गहरे हैं। नोंग्यू और मैं न सिर्फ उससे कोई उपयोगी जानकारी हासिल करने में नाकाम रहे, बल्कि हमने खुद को लगभग उजागर ही कर दिया। अगर वू लैंग सचमुच अफवाहों का लालची और कामुक लैंग गोंगजी था तो जीनू और नोंग्यू के लिए आज बिना किसी नुकसान के बच निकलना मुश्किल होता। हालांकि उसने दोनों महिलाओं को आसानी से जाने दिया, जो एक लालची और कामुक व्यक्ति के व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत था। क्या ऐसा है? लगता है इस बार पूरी तरह से बिना फायदे के नहीं था।
कम से कम हमें पता है कि यह गुशी कोई कामुक व्यक्ति नहीं है, हान फेई ने कहा। उसकी तारों जैसी आंखों में एक चमक सी चमक उठी। चूंकि यह व्यक्ति कामुक नहीं है, तो आज ज़ीलान शू से उसकी मुलाकात निश्चित रूप से सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थी। तो फिर उसका मकसद क्या है? वेई जूंग ने बढ़िया शराब का एक घूंट लिया, उसकी तलवार जैसी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, दिलचस्प। हालांकि ज़ीलान जू ऊपर से एक मौज मस्ती का अड्डा लगता है, लेकिन असल में यह एक खुफिया संगठन है। अगर वू लैंग यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं आया है, तो उसका निशाना ज़ीनू या वेई जूंग ही हो सकता है। हान फी ने मजाकिया लहजे में कहा, भाई वेई जूंग, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस गुशी ने अभी अभी हान में अपनी जगह बनाई है और अभी तक झांक कैदी या जीवे का साथ नहीं दिया है। शायद हम उसे अपना सहयोगी बना सकें। वेई जुआंग ने हानफी की बातें सुनी, लेकिन कुछ और नहीं कहा, बस चुपचाप अपने प्याले में शराब पीता रहा। कई दिनों बाद शिनजेंग शहर में एक धमाकेदार घोषणा हुई। लोंग क्वान जुन और लॉर्ड अनपिंग ने हान की जेल में आत्महत्या कर ली थी, और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने 2 एक जैसे सुसाइड नोट छोड़े थे। नोट में मोटे तौर पर लिखा था, वे इस भूत सैनिक डकैती मामले के अपराधी थे और उन्हें उम्मीद थी कि हान के राजा अनाब इस मामले की जांच नहीं करेंगे, अन्यथा भूत सैनिक तबाही मचा देंगे, जिससे अंतहीन मुसीबतें पैदा होंगी। इसलिए सुबह की अदालत के बाद हान के राजा अन ने विशेष रूप से वुलांग, जीवये और झांक कैदी, इन 3 महत्वपूर्ण मंत्रियों को पीछे रखा। मामले को संभालने के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों हानफी और झांग लियांग को भी शाही अध्ययन कक्ष में बुलाया गया। मेरे 2 छोटे भाई बस। हान के राजा आन ने लोंगक्वान जून और लॉर्ड आनपिंग के निजी जेड पेंडेंट उठाए और खुद को मुठ्ठियां भींचने से नहीं रोक पाए। हालांकि हान के राजा आन अब उलझन में और अक्षम लग रहे थे, लेकिन असल में उन्हें अच्छी तरह पता था कि यह भूत सैनिक डकैती का मामला निश्चित रूप से जीवये से जुड़ा था। हालांकि जीवये अब हान की अधिकांश सैन्य शक्ति को नियंत्रित कर रहा था, इसलिए हान के राजा आन ने भी उसके खिलाफ आसानी से कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। जीवये अचानक आगे बढ़े और बोले, महाराज, मेरी विनम्र राय में इस मामले की आगे जांच नहीं होनी चाहिए। महान सेनापति, आपका क्या मतलब है? महाराज, ऐसी अफवाह है कि जिस किसी की जान भूत सैनिकों द्वारा ली जाती है, भूत सैनिक उससे कोई निजी वस्तु ले लेते हैं। ये आभूषण दिवंगत मुख्य न्यायाधीशों के निजी सामान हैं, जो मेरे अधीनस्थों को दुवानहुन घाटी में मिले थे। क्या वे सचमुच? जीवये की बातें सुनकर हान के राजा अन के हाव भाव थोड़े बदल गए और उन्होंने वुलांग की ओर मुड़कर पूछा, गुशी, क्या तुम्हें लगता है कि लोंगक्वान जून और बाकी लोगों पर सचमुच भूत सैनिकों का कब्जा था? वुलांग ने अपने हाथ प्याले में भरकर कहा, महाराज, भूतों के बारे में मेरा कोई शोध नहीं है, लेकिन कुछ बातों पर यकीन न करने से बेहतर है कि उन पर यकीन किया जाए। ये सुनकर जीवये के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, उसकी बाघ जैसी आंखों में विजय की झलक दिखाई दी, और उसने धमकी देना जारी रखा, महाराज, लोंगक्वान जून और उनके कबूलनामे ने पहले ही साफ साफ कह दिया है। अगर महामहिम जांच जारी रखते हैं, तो मुझे डर है कि भूत सैनिक महामहिम की सुरक्षा को खतरे में डाल देंगे। हान के राजा अन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उनके हाथ में रखा जेड पेंडेंट डर के मारे मेज पर गिर पड़ा। वह तथाकथित भूत सैनिकों से नहीं डरता था, उसे डर था कि भूत सैनिकों के पीछे के मास्टरमाइंड सचमुच उसके खिलाफ कोई कदम उठाएंगे। ये देखकर झांक कैदी जल्दी से आगे बढ़े और बोले, महाराज, जब से भूत सैनिकों ने शिनजेंग शहर में उत्पात मचाना शुरू किया है, लोग दहशत में हैं और सभी उद्योग धंधों में मंदी आ रही है। आपकी प्रजा भी मानती है कि राष्ट्र की भलाई के लिए सोते हुए कुत्ते को सोने देना ही बेहतर है। हालांकि झांक कैदी अदालत में जीवये से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन अगर जीवये ने सचमुच विद्रोह कर दिया, तो झांक कैदी के सरकारी अधिकारी अकेले जीवये की सेना को रोकने में असमर्थ होंगे। इसलिए हालांकि झांक कैदी जानता था कि यह भूत सैनिक डकैती का मामला जीवये से जुड़ा है, फिर भी उसने जीवये का लगातार पीछा करने की हिम्मत नहीं की। अगर उसे सचमुच जीवये द्वारा सैन्य धन के गबन का सबूत मिल जाता, तो यह उसे विद्रोह करने के लिए मजबूर कर देता, और फिर हान निश्चित रूप से बड़ी अराजकता में फंस जाता। झांक कैदी की बातें सुनकर हान के राजा अनेक क्षण के लिए हिचकिचाए, फिर अंततः बोले, मेरे 3 प्यारे मंत्री बुद्धिमानी से बोलते हैं। ये राजा उन भूत सैनिकों से नहीं डरता, मैं केवल आम लोगों की पीड़ा और राष्ट्र की अस्थिरता से डरता हूँ। हान के राजा आन की बात खत्म होते ही जीवये खुद को ये सुझाव देने से नहीं रोक पाए, महाराज, आपके विनम्र सेवक का मानना है कि जब तक कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होता रहेगा, दिवंगत आत्माएं शांति से विश्राम कर सकेंगी और दुनिया को परेशान नहीं करेंगी। बहुत अच्छा, तो मैं यह मामला आपको सौंपता हूँ, सेनापति। अगर आप सचमुच इस मामले को सुलझा सकते हैं, तो मैं आपको अच्छा इनाम दूंगा। आपका विनम्र सेवक इस आदेश को स्वीकार करता है और आपकी कृपा के लिए धन्यवाद देता है। ये सुनकर जीवये तुरंत एक घुटने के बल झुक गया और कृतज्ञता में झुक गया, लेकिन उसके झुके हुए चेहरे पर एक दबी हुई मुस्कान आ गई। शाही अध्ययन कक्ष से निकलने के बाद वुलांग ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी।
हानफी के पास से गुजरते हुए उसने फुसफुसाते हुए कहा, युवा स्वामी, बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबी लाइन डालने की आपकी रणनीति वाकई शानदार है, लेकिन राष्ट्रीय धर्मगुरु आपको फिर भी याद दिलाना चाहते हैं, किसी फंसे हुए कुत्ते को ज्यादा जोर से मत धकेलो। वुलांग की बातें सुनकर हान फेई के हाव भाव थोड़े बदल गए, फिर वह मुस्कुराया और हाथ जोड़कर वुलांग को सलाम करते हुए बोला, याद दिलाने के लिए शुक्रिया राष्ट्रीय गुरु, हान फेई ने बहुत कुछ सीखा है। ये सुनकर वुलांग ने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह हान फेई को एक गहन और रहस्यमयी आकृति के साथ छोड़ गया, जो उसके सामने से तुरंत गायब हो गई। वुलांग के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हान का राजा अन कौन था। जब तक हान का नया राजा अंचांगचुन दान को परिष्कृत करना चाहता था, तब तक राष्ट्रीय गुरु के रूप में उसकी स्थिति को कोई नहीं हिला सकता था। हालांकि एक अव्यवस्थित हान की तुलना में एक अपेक्षाकृत स्थिर हान के लिए कीमती और दुर्लभ औषधीय सामग्री इकट्ठा करना आसान होता। इसीलिए वुलांग ने हान फेई को विशेष रूप से याद दिलाया कि वह जीवे पर ज्यादा जोर न डाले, वरना हान और भी ज्यादा अराजकता में फंस जाएगा। राष्ट्रीय धर्मगुरु हू मीरेन ने कहा है कि वह अपनी बीमारी ठीक करने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहती हैं। झाओ के सबसे प्रसिद्ध कलाकार 6 दिनों में वुशान सभा प्रस्तुत करेंगे। कृपया ये दर्शन पास स्वीकार करें, महोदय। जैसे ही वुलांग शाही महल के मुख्य द्वार पर पहुंचने ही वाला था, महल की एक दासी जल्दी से दौड़कर उसके पास आए और उसे 2 अंगुल चौड़ा एक छोटा लकड़ी का टोकन दिया। ये सुनते ही वुलांग की तलवार जैसी आंखों में चंचलता की झलक दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर महल की दासी के हाथ से दर्शन पास लेते हुए कहा, तो मैं हूँ मीरेन को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद देता हूँ। 6 दिनों में राष्ट्रीय धर्मगुरु इस वुशान सभा को देखने जाएंगे। आपका सेवक पहले विदा लेगा। वुलांग ने महल की दासी को जाते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक चंचल भाव था और उसने कहा, ये हू मीरेन बिल्कुल भी मूर्ख नहीं लगती। हान साम्राज्य के हरम में हू मीरेन और मिंगजू फुरन हान के राजा अन के सबसे प्रिय थे। हालांकि मिंगजू फुरन को जीवे का भी समर्थन प्राप्त था, इसलिए हू मीरेन हमेशा उनसे एक कदम पीछे रहती थीं। वर्तमान में हान में झांग कैदी के अलावा जीवये से मुकाबला करने वाले एकमात्र मंत्री नवनियुक्त राष्ट्रीय धर्मगुरु वुलांग थे। झांग कैदी एक पुराने जमाने के और रूढ़िवादी व्यक्ति थे, वे हरम को राजनीति में कभी दखल नहीं देने देते थे। हू मीरेन बेशक उनका संरक्षण नहीं ले सकते थे, इसलिए वुलांग हू मीरेन के सबसे आदर्श साथी बन गए। अगर वुलांग मदद करने को तैयार होते तो अपनी क्षमताओं से वे निश्चित रूप से हान के राजा अन के दिल में हू मीरेन का स्थान ऊंचा कर सकते थे, और बदले में हू मीरेन कभी कभी हान के राजा अन के तकिए के पास वुलांग की तारीफ कर सकते थे, जिससे राष्ट्रीय धर्मगुरु के रूप में उनकी स्थिति और मजबूत हो जाती थी। ये जानना जरूरी है कि तकिया वार्ता सबसे ज्यादा कपटी होती है। हू मीरेन ने जो कहा वह कई मंत्रियों की बातों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। इसके अलावा महल के भीतर से वह वुलांग को पहला मौका मिलते ही कुछ गुप्त जानकारी दे सकती थी। उनका सहयोग निश्चित रूप से एक पारस्परिक रूप से लाभकारी प्रयास होगा। शाही महल के बाहर झांग कैदी ने हानफी की ओर देखा और असहजता का नाटक करते हुए कहा, इस बूढ़े ने पहले कहा था कि भूत सैनिक डकैती का मामला सुलझने और सैन्य धन की वसूली के बाद ही यंग मास्टर को सिमा का पद दिया जाएगा। हालांकि भूत सैनिक डकैती का मामला अस्थायी रूप से सुलझ गया है, फिर भी शुरू में झांग कैदी को लगता था कि हानफी सिर्फ एक यंग मास्टर है जो सिर्फ मौज मस्ती में लिप्त रहता है। हालांकि इस भूत सैनिक डकैती के मामले के बाद उसे पता चला कि हानफी एक गहरे विचारों वाला व्यक्ति था, जिससे निपटना जीवे से भी ज्यादा मुश्किल था। इसलिए वह नहीं चाहता था कि हानफी अदालती मामलों में दखल दे, वरना इससे दरबार का मौजूदा संतुलन जरूर बिगड़ जाएगा। हानफी ने यह सुना और कुछ मजाक करते हुए बोला, लेकिन अब सैन्य धन पूरी तरह से गायब है। ये सही है, जब तक युवा मास्टर सैन्य धन जुटा लेते हैं तब तक युवा मास्टर के पदभार ग्रहण करने का समय आ जाएगा। अच्छा, तो बात बन गई। ये बूढ़ा पहले विदा लेगा। झांग कैदी ने हानफेई की ओर हाथ बढ़ाया, फिर मुड़कर हल्के कदमों से चला गया। झांग कैदी के जाने के बाद झांग लियांग खुद को दोषी मानने से खुद को रोक नहीं पाया। भाई हान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दादाजी अपनी बात से मुकर जाएंगे, ये सचमुच। इससे पहले जीवे की योजना के कारण हान के राजा आन ने झांग कैदी को भूत सैनिक डकैती मामले की जांच का मुश्किल काम सौंपा था। झांग कैदी की जान बचाने के लिए झांग लियांग ने फिर हानफेई की सिफारिश की और यह मुश्किल काम हानफेई को दे दिया। उस समय झांग कैदी और हानफेई के बीच ये समझौता हुआ था कि जब तक हानफेई भूत सैनिक डकैती कांड सुलझा लेगा, झांग कैदी उसे सिमा नियुक्त कर देगा। लेकिन अब जब भूत सैनिक डकैती कांड सुलझ चुका था और झांग कैदी बेदाग निकल आया था, तो वह अब सैन्य धन की वसूली न होने का मुद्दा बना रहा था। जाहिर तौर पर हानफेई के लिए मुश्किलें खड़ी करने का इरादा रखता था। हानफेई ने हाथ हिलाया और कहा, जिफांग, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। इस मामले के लिए मेरी अपनी योजनाएं हैं। धन्यवाद भाई हान। लियांग भाई हान की दयालुता को अपने दिल में उकेर लेगा। अच्छा, यही वादा मैं चाहता हूँ।
शिनचेंग शहर पर चांदनी की चमक पड़ रही थी, दूर से ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर धुंध में डूबा हुआ हो। जी लैंशू की चमकदार रोशनी में वेई जून ने अपने सामने बैठे हान फेई की ओर देखा और अपनी चुंबकीय आवाज में उदासीनता से कहा, राजनेताओं की नज़र में दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, सीढ़ी और रोड़ा। हर कोई जो खुद से ज्यादा ताकतवर हो एक संभावित खतरा है। तो झांग कैदी अपनी बात से इसलिए मुकर गया क्योंकि वह पहले से ही जियोगोंगजी को एक संभावित खतरा मानता है। वेई जून की बातें सुनकर जीनू ने एक चंचल मुस्कान के साथ पूछा। वेई जून ने अपना शराब का प्याला नीचे रख दिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हे अगर वह इस परीक्षा में भी पास नहीं हो सकता तो उसे सिर्फ एक रोड़ा मानकर ही मिटा दिया जाएगा। जब भी मैं भाई वेई जुआंग की बातें सुनता हूँ मेरा दिल टूट जाता है। हान फेई ने कहा, अपने सीने को हाथ से धनकने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे पर एक शरारती भाव था। क्योंकि मैं जो कह रहा हूँ वह हकीकत है और हकीकत अक्सर क्रूर होती है। वेई जुआंग ने हान फेई के शरारती भाव को नज़रअंदाज किया और ठंडे स्वर में कहा, मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम मुझे सबूत दोगे, लेकिन अब लगता है तुम बुरी तरह हार गए हो। हान फेई ने अपने हाथ में शराब का प्याला हिलाया और पूरे विश्वास के साथ कहा, भाई वेई जुआंग तुम गलत हो। मैं इस बार न सिर्फ जीता बल्कि 3 गुना ज्यादा जीता। जीनू मुस्कुराया और बोला, युवा गुरु, क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि इस बार तुम जल्दी में केस बंद करने के लिए इसलिए राजी हुए क्योंकि झांग लियांग ने ऐसा किया था? हान फेई ने शराब का एक घूंट लिया और आत्मविश्वास से कहा, जीनू वाकई बुद्धिमान है। जांग कैदी को मामला सुलझाने के लिए हान के राजा आन की समय सीमा आ गई है। अगर यह मामला नहीं सुलझा तो जी वही जरूर इस मौके का फायदा उठाकर इसे बड़ा मुद्दा बना देगा और झांग लियांग जरूर फंस जाएगा। ये पहला बिंदु है। एक बार जब यह मामला जल्दी से बंद हो जाएगा तो इसके पीछे का मास्टरमाइंड जरूर अपनी सतर्कता कम कर देगा और फिर हम उन्हें पकड़ने का मौका गंवा सकते हैं। ये दूसरा बिंदु है। तीसरे बिंदु की बात करें तो इसमें किस्मत का एक पहलू शामिल है। इस मामले के जरिए मैं एक बात की पुष्टि कर सकता हूँ, वू लांग एक दोस्त है, दुश्मन नहीं। युवा स्वामी इतने आश्वस्त हैं मानो सब कुछ नियंत्रण में है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लूटी गई सैन्य सामग्री के बारे में पहले से ही सुराग मिल गए हों? जी नू ने कुछ उत्सुकता से पूछा। हान फेई ने जी नू के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना शराब का प्याला वेई जुआंग की ओर उठाया और एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी। मुझे इस मामले में वेई जुआंग की मदद की जरूरत होगी। अल्पविराम। अगले दिन सुबह की अदालती सुनवाई के दौरान एक बड़ी घटना घटी। हान फेई ने गुई मेई द्वारा लूटा गया 1 लाख टन सोना वापस पा लिया था। इसके अलावा ये भी कहा गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जीवे ने दिवंगत आत्माओं की स्मृति में पुण्य कार्य किया था, जिसके कारण गुई मेई ने चुराया हुआ 1 लाख टन सोना वापस कर दिया था। इसलिए हान के राजा आन ने जीवे को 1000 टन सोना और 50 सेवकों का इनाम भी दिया। हालांकि जब वू लैंग ने जीवे के हाव भाव देखे जो ऐसे लग रहे थे जैसे उसने कुत्ते के मल पर पैर रख दिया हो, तो उसे समझ आ गया कि आखिर हुआ क्या था। ये संभव था कि मूल कथानक की तरह जीवे का धैर्य हान फेई के कुछ शब्दों से डगमगा गया हो और उसने मूर्खतापूर्ण तरीके से सैन्य सामग्री पहुंचाने के लिए लोगों को भेज दिया हो। हालांकि वेई जुआंग ने चुपके से उनका पीछा किया और सैन्य सामग्री के छिपे हुए स्थान का पता लगा लिया। फिर मेंटिस सिकाडा का पीछा करता है, पीछे ओरियोल से अनजान वाली चाल चली और सीधे 1 लाख टन सोना छीन लिया। सुबह के दरबार के बाद हान फेई मुस्कुराते हुए जल्दी से वू लांग के पास गया। राष्ट्रीय धर्मगुरु, पिछली बार आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरे पिता ने मुझे अभी अभी कुछ सोना देकर पुरस्कृत किया है। क्या मैं आज रात की मेज़बानी करूं और आपको जी लांग शू में एक ड्रिंक के लिए आमंत्रित करूं? हान फेई की बातें सुनकर वू लांग ने थोड़ा सिर हिलाया। चूंकि जियोगोंगजी ने मुझे सच्चे दिल से आमंत्रित किया है, इसलिए ये राष्ट्रीय धर्मगुरु स्वाभाविक रूप से मना नहीं कर सकता। आज रात जी लांग शू में मिलते हैं। अगर वू लांग गलत नहीं था तो इस बार हानफी का जी लैंग शू को निमंत्रण वेई जुआंग और अन्य लोगों से औपचारिक परिचय कराने के लिए था, और वेई जुआंग और उसके साथियों में उसकी गहरी रुचि थी जो उसके इरादों के बिल्कुल अनुकूल था। अल्पविराम। जैसे जैसे रात धीरे धीरे गहराती गई, भव्य जी लैंग शू ने भी दिन के अपने सबसे व्यस्त समय का स्वागत किया। दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही अंदर से मनमोहक संगीत की लहरें सुनाई दे रही थीं। लैंग गोंगजी, जियोगोंगजी बहुत देर से निजी कमरे में इंतजार कर रहे हैं। कृपया हू मेई के पीछे आइए। जैसे ही वू लांग ने जी लैंग शू में प्रवेश किया, सुंदर जीनू अपनी आकर्षक सांप जैसी कमर को हिलाते हुए एक मोहक चाल के साथ उसके पास आए और कुशलता से अपना हाथ उसके हाथ में डाल दिया। जीनू के नेतृत्व में दोनों दूसरी मंजिल के अंदरूनी हिस्से में एक निजी कमरे में पहुंचे। हानफी और झांग लियांग के अलावा निजी कमरे में छोटे चांदी सफ़ेद बालों वाला एक तेज नज़र वाला युवक भी था। शायद ये घोस्ट वैली का कथित उत्तराधिकारी है, यंग मास्टर वेई जुआंग, है ना? वू लांग की नज़र हानफी और बाकियों पर पड़ी, फिर स्वाभाविक रूप से वेई जुआंग पर पड़ी।
हल्की मुस्कुराहट के साथ उसने थोड़ी शरारत से कहा, जब वह क्रोधित होता है तो सामंत कांप उठते हैं, जब वह शांत होता है तो दुनिया शांत हो जाती है। लोग कहते हैं कि घोस्ट वैली का उत्तराधिकारी दुनिया की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया है। वेई जुआंग की तलवार जैसी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम कोशिश कर सकते हो। चलो परेशान मत हो, मुझे बस कीमिया पसंद है, मुझे लड़ाई और हत्या के इरादे से नफरत है। जैसे ही वेई जून ने अपने सामने वू लैंग को किलिंग इंटेंट से लॉक किया, वेई जून के पीछे से अचानक एक सुस्त आवाज आए और वेई जून के सामने का वू लैंग धीरे धीरे गायब होने लगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आफ्टर इमेज। ये देखकर वेई जून की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने आश्चर्य से अपना सिर घुमाया तो देखा कि वू लैंग सोफे पर आधा लेटा हुआ आलस्य से लेटा हुआ था। हालांकि वू लैंग की साधना केवल 9 सितारा डूश स्तर पर थी, वेई जून उस समय भी एक नौसिखिया था और उसकी शक्ति अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। इसलिए जब वू लैंग ने पूर्णता स्तर की सर्पिल 9 छायाओं का उपयोग किया तो उसकी आंखों को धोखा देना ज्यादा मुश्किल नहीं था। जीनू के सदमे से उबरने के बाद उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। सब कहते हैं कि लैंग गोंगजी के चिकित्सा और कीमिया कौशल दुनिया में बेजोड़ हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारा हल्कापन कौशल भी बेजोड़ होगा। जीनू, तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। ये युवा गुरु केवल कुछ भागने की तकनीकों में ही अच्छा है। वू लैंग ने मुस्कुराते हुए और हाथ हिलाते हुए कहा। डॉट 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 वेई जून ने वू लैंग के संदेहपूर्ण व्यवहार को देखा, उसकी तीखी आंखें बदल गईं, अंततः गंभीरता और गंभीरता में बदल गईं। चूंकि वेई जून ने छोटी उम्र से ही गायनी जैसी प्रतिभा के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, इसलिए उसने कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया जिसकी ताकत गायनी से कम हो। जब से वेई जून ने घोस्ट वैली छोड़ी है उसका सामना कई विशेषज्ञों से हुआ है, लेकिन उनमें से ज्यादातर उससे और गायनी से कहीं कम शक्तिशाली थे और बाकी अक्सर उम्र में बड़े अनुभवी शक्तिशाली होते थे जिनके पास बस उम्र का फायदा होता था। हालांकि वू लैंग अलग था। हालांकि उसने वेई जून से सीधे युद्ध नहीं किया था, फिर भी उसकी भूतिया तेज चाल ही वेई जून का ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी थी और वह वेई जून से उम्र में थोड़ा छोटा भी था। 3 बार शराब पीने के बाद हान फेई ने वू लांग के सामने क्विकसैंड संगठन का मुद्दा उठाया और उसे इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहा। हालांकि जब वू लांग को हान फेई के उसे आमंत्रित करने के इरादे का पता चला तो उसने जानबूझकर विषय बदल दिया और हान फेई के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। हान फेई द्वारा स्थापित क्विकसैंड संगठन का उद्देश्य हान की वर्तमान स्थिति को बदलना था, लेकिन वू लांग के लिए हान की वर्तमान स्थिति उसे और भी ज्यादा लाभ पहुंचा रही थी। सीधे शब्दों में कहें तो हान का वर्तमान राजा आन अक्षम और मूढ़ था। जीवन को लंबा करने वाली औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए वह विभिन्न बहुमूल्य औषधीय सामग्री इकट्ठा करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, फिर वू लांग से चांगचुन दान को परिष्कृत करने में मदद मांगता था। हालांकि अगर हान फेई हान का राजा अन बन जाता तो वह अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए विभिन्न बहुमूल्य औषधीय सामग्री इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रीय शक्ति का दुरुपयोग कभी नहीं करता। इसलिए अगर हान फेई सचमुच हान का राजा अन बन जाता तो ये स्वाभाविक रूप से हान के लोगों के लिए अच्छी बात होती, लेकिन वू लांग के लिए ये बुरी बात होती। आज शराब पीना बहुत मज़ेदार रहा, लेकिन देर हो रही है। इस युवा गुरु को अभी भी कीमिया भट्टी की देखभाल के लिए मेरे निवास पर लौटना है। पहले मैं विदा लेता हूँ। लांग गोंगजी, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ता हूँ। जैसे ही वू लांग ने बोलना समाप्त किया, जीनू जल्दी से उठा और खुद उसे जी लांग शू से बाहर ले गया। वू लांग के जाने के बाद झांग लियांग ने आखिरकार बात की। भाई हान, ऐसा लगता है कि लैंग गोंगजी हमारे जैसे दाव पर नहीं है। अच्छी खबर यह है कि वह भी जी वये के समान दाव पर नहीं है। हान फेई ने आशावादी दिखते हुए अपने हाथ में शराब का प्याला हिलाते हुए कहा। मिंग्यू थिएटर हान का सबसे प्रसिद्ध थिएटर है जहां राजकुमार और कुलीन लोग अक्सर आते हैं, और हुमीरेन द्वारा वू लांग को दिया गया एक महल की नौकरानी का दर्शन पास ही मिंग्यू थिएटर में प्रवेश का टिकट था। आमतौर पर मिंग्यू थिएटर में कई कलाकार अभिनय करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर कोरियाई नर्तक और हास्य कलाकार होते थे। लेकिन आज का दिन अलग था। मिंग्यू थिएटर में आज झाओ की सबसे प्रसिद्ध नृत्य मंडली के कलाकार थे और वे वुशान में सभा का प्रदर्शन कर रहे थे। 7 युद्धरत राज्यों में झाओ के गीत और नृत्य पूरे देश में विशेष रूप से प्रसिद्ध थे और झाओ की सबसे प्रसिद्ध नृत्य मंडली को दुनिया की नंबर 1 नृत्य मंडली भी कहा जा सकता था, इसलिए उनकी प्रतिष्ठा से आकर्षित होकर आज हान के कई राजकुमार और कुलीन लोग यहाँ आए थे। हालांकि बाहर हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, झाओ की नंबर 1 नृत्य मंडली की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी थी, फिर भी आज मिंग्यू थिएटर में सामान्य से कहीं ज्यादा लोग थे। हुमीरेन ने वू लांग को जो दर्शन पास भेजा था वह मिंग्यू थिएटर के सर्वोच्च निजी कक्ष का टिकट था और हान के शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों का वह छोटा समूह ही ऐसा पास प्राप्त कर सकता था। राष्ट्रीय गुरु, मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी, क्या संयोग है।
जैसे ही वुलांग मिंगयू थिएटर की दूसरी मंजिल पर पहुंचा, आलीशान कपड़े पहने और विशिष्ट आचरण वाले हान यू मुस्कुराते हुए आगे आए। हान यू हान के राजा अन के चौथे पुत्र थे और इस बार वे हान के राजा अन के आदेश पर हुमीरेन को मिंगयू थिएटर ले जा रहे थे ताकि कोई भी बदतमीज हुमीरेन को परेशान न कर सके। हान के अनेक राजकुमारों में हान यू सबसे प्रतिष्ठित और शांतचित्त था और वह अत्यंत गहन विचारों वाला था, जिससे वह हान के अगले राजा आन के प्रबल दावेदारों में से एक बन गया। युवा स्वामी हान यू गलत है, यह कोई संयोग नहीं है। राष्ट्रीय धर्मगुरु इस उपपत्नी द्वारा आमंत्रित अतिथि हैं। पिछली बार राष्ट्रीय धर्मगुरु के चमत्कारी उपचार के कारण इस उपपत्नी का सर्दी जुकाम ठीक हो गया था, इसलिए इस उपपत्नी ने विशेष रूप से किसी को राष्ट्रीय धर्मगुरु को ये शो देखने के लिए यहाँ आमंत्रित करने के लिए कहा था। वुलांग के कुछ बोलने से पहले ही हान यू के पीछे से अचानक एक मधुर आवाज आई। गुलाबी लंबी पोशाक पहने हुमीरेन फिर धीरे धीरे सुंदर कदमों से हान यू के पास आई। उनके पीछे 4 सुंदर निजी महल की नौकरानियां भी थीं। तो ऐसा ही है राष्ट्रीय धर्मगुरु, कृपया निजी कक्ष में आइए। ये सुनकर हान यू की आंखें अचानक बदल गईं और उसने झट से एक गर्मजोशी भरी मुस्कान बिखेरी और उसे अपने बगल वाले निजी कक्ष में ले गया। हान यू की चतुराई से जब उसे पता चला कि हुमीरेन ने इस बार वुलांग को शो देखने के लिए आमंत्रित किया है, तो वह तुरंत समझ गया कि वुलांग हुमीरेन के साथ मिलकर काम करने का इरादा रखता है। अगर हान यू हुमीरेन और वुलांग की मदद हासिल कर लेता तो उसके भविष्य के सिंहासन संघर्ष पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। सबसे पहले हान के राजा अन की पसंदीदा उपपत्नी होने के नाते हुमीरेन के शब्द कई दरबारी अधिकारियों की बातों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली थे, और हालांकि राष्ट्रीय धर्मगुरु वुलांग हाल ही में सिंहासनारूढ़ हुए थे, फिर भी हान में उनके पद को नजरअंदाज करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। खासकर वे अधिकारी जिन्हें वुलांग से बदले में उपहार मिले थे, उन्होंने मूल रूप से उन औषधीय गोलियों के औषधीय प्रभावों का प्रत्यक्ष अनुभव किया था और उसकी गोलियों को परिष्कृत करने की विधियों से पूरी तरह सहमत थे। यहाँ तक कि झांक कैदी और जीवे ने भी वुलांग का सामना करते समय 3 तरफा सम्मान दिखाया और उसे अपने पक्ष में करने के तरीके अपनाए, जो हान में उसके उच्च पद को दर्शाने के लिए पर्याप्त था। वुलांग के निजी कमरे में प्रवेश करने के बाद उसने अपनी आस्तीन से एक सफ़ेद जेड की बोतल निकाली और हुमीरेन को देते हुए कहा, हुमीरेन, इस द्रव की बोतल का नाम सौंदर्य अमृत है और इसे राष्ट्रीय गुरु ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से परिष्कृत किया है। अगर तुम हर बार नहाने से पहले अपने बाथटब में इसकी एक बूंद डालोगी तो यह न केवल तुम्हारी त्वचा को गोरा और मुलायम बनाएगी, बल्कि एक हल्की सुगंध भी छोड़ेगी जो मन को शांत करेगी। तो यह उपपत्नी राष्ट्रीय गुरु को अग्रिम धन्यवाद देती है। ये सुनकर हुमीरेन की खूबसूरत आंखों में एक चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए वुलांग के हाथ से सफ़ेद जेड की बोतल ले ली। कोई भी औरत सुंदरता से प्यार नहीं करती, शाही हरम में रहने वाली हुमीरेन जैसी औरत तो बिल्कुल नहीं। ऐसी औषधीय गोली जो त्वचा को पोषण दे और गोरा कर सके, उसके लिए बिल्कुल सही थी। जब तक हुमीरेन को सौंदर्य अमृत का असर महसूस होता रहेगा, वह उसे इस्तेमाल करने के बाद वुलांग से और ज़्यादा पाने की कोशिश ज़रूर करेगी, और अगर वुलांग को उसकी किसी भी चीज़ में मदद की ज़रूरत पड़ी, शायद सौंदर्य अमृत की खातिर, वह मना नहीं करेगी। ये देखकर हान यू खुद को खुशामद करने से नहीं रोक सका। राष्ट्रीय गुरु की गोली शोधन तकनीक वाकई दुनिया में बेजोड़ है। सौंदर्य अमृत की इस बोतल के साथ हुमीरेन भविष्य में निश्चित रूप से पिता राजा की और भी ज्यादा कृपापात्र बनेगी। हुमीरेन ने ध्यान से सफ़ेद जेड की बोतल रख दी और हंसते हुए कहा, तो यह उपपत्नी युवा गुरु हान यू के शुभ वचनों को स्वीकार करेगी। वुलांग ने हान यू की ओर कुछ शरारती अंदाज में देखा। युवा गुरु हान यू, राष्ट्रीय गुरु के पास एक और तरह की औषधीय गोली है जो मुझे लगता है कि आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मुझे बस यह नहीं पता कि आपकी रुचि है या नहीं। कृपया मुझे बताएं, राष्ट्रीय गुरु, वुलांग ने कहा। इस औषधीय गोली को दर्द रहित गोली कहा जाता है और इसका असर यह होता है कि यह लेने वाले को दर्द का एहसास पूरी तरह से खत्म कर देती है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर हान यू की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। हालांकि ये दर्द रहित गोली सीधे तौर पर उपयोगकर्ता की ताकत नहीं बढ़ा सकती, लेकिन अगर कुछ युद्ध प्रशिक्षित सैनिक इस दर्द रहित गोली का सेवन कर लें तो बिना किसी डर के एक भयानक सेना बनाना पूरी तरह संभव होगा। अगर युवा गुरु हान यू रुचि रखते हैं तो राष्ट्रीय गुरु आपके लिए कुछ दर्द रहित गोलियों को मुफ्त में परिष्कृत कर सकते हैं। हान यू के विचारमग्न भाव को देखकर वुलांग ने खेद प्रकट किया। यह अफसोस की बात है कि दर्द रहित गोली को परिष्कृत करने के लिए बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्री की आवश्यकता होती है। अगर युवा गुरु हान यू इसमें रुचि रखते हैं तो उन औषधीय सामग्रियों का खर्च शायद युवा गुरु हान यू को ही उठाना होगा। राष्ट्रीय गुरु मजाक कर रहे हैं। चूंकि राष्ट्रीय गुरु पहले से ही मेरे लिए दर्दरहित गोलियों को मुफ्त में परिष्कृत करने को तैयार हैं, इसलिए उन्हें परिष्कृत करने के लिए औषधीय सामग्री स्वाभाविक रूप से मुझे ही उपलब्ध करानी चाहिए। वाह, युवा गुरु हान यू वाकई एक सीधे सादे इंसान हैं।
ये सुनकर वुलांग मुस्कुराए और रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा निकाला जिस पर औषधीय सामग्रियों की सूची लिखी थी और उसे हान यू को देते हुए कहा, इस गोली के फॉर्मूले में दरदरित गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक औषधीय सामग्रियों की सूची है। युवा गुरु हान यू को बस औषधीय सामग्रियों को गुशी निवास तक पहुंचाना है और राष्ट्रीय गुरु स्वाभाविक रूप से आपके लिए दरदरित गोलियों को परिष्कृत करने में समय लगा देंगे। हालांकि वुलांग ने बाहरी तौर पर कहा था कि वह हान यू के लिए मुफ्त में औषधीय गोलियां परिष्कृत कर रहा है, लेकिन इस गोली के फॉर्मूले में मौजूद अतिरिक्त औषधीय तत्व अंततः उसकी जेब में चले जाएंगे। हान यू ने वुलांग के हाथ से गोली का फॉर्मूला लिया, उस पर लिखी औषधीय सामग्रियों पर एक नज़र डाली और उसकी पलकें हल्की सी झपकने लगीं। हान यू की इन औषधीय सामग्रियों की समझ के अनुसार पेनलेस पिल की एक खेप की कीमत शायद 100 टेल्सोने के बराबर होगी। अपने मौजूदा नकदी कोष से वह ज़्यादा से ज़्यादा 200 खेपों के लिए पर्याप्त सामग्री जुटा सकता था। बेशक हान यू शाजी नहीं था, उसे विश्वास नहीं था कि वुलांग सचमुच पेनलेस पिल का पिल फॉर्मूला उसे सौंप देगा। अगर उसका अंदाज़ा गलत नहीं होता तो इस गोली के फॉर्मूले में शायद काफ़ी औषधीय तत्व थे जिन्हें वुलांग ने अतिरिक्त रूप से मिलाया था। हालांकि हान यू का भी इस मामले को उजागर करने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी उन दोनों की अपनी अपनी ज़रूरतें थीं और इस मामले को उजागर करने से किसी का भला नहीं होने वाला था। हान यू का दिल दुख रहा था, लेकिन उसने फिर भी एक विनम्र सज्जन का रूप बनाए रखा। वुलांग को सलाम करते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, मेरे लौटने के बाद मैं लोगों को तुरंत ये औषधीय सामग्री उपलब्ध करवा दूंगा। उस समय मैं राष्ट्रीय उपदेशक से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द कुछ समय निकालकर मुझे दरदरित गोलियों को परिष्कृत करने में मदद करें। वुलांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, युवा गुरु, चिंता मत कीजिए, दरदरित गोली को चांगचुन दान की तुलना में परिष्कृत करना कहीं ज़्यादा आसान है। अगर आप औषधीय सामग्री गुशी निवास पर भेज देते हैं तो मैं 10 दिनों के भीतर किसी से दरदरित गोली आपके निवास पर पहुंचा दूंगा। हान यू ने कहा, तो मैं सब कुछ राष्ट्रीय गुरु पर छोड़ दूंगा। हालांकि दरदरित गोली की अत्यधिक कीमत ने हान यू के दरदरित सेना बनाने के विचार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, लेकिन अगर वह दरदरित गोली का इस्तेमाल निडर कुलीन मृत्यु सैनिकों के एक समूह को प्रशिक्षित करने के लिए कर सके तो ये हान यू के लिए बहुत उपयोगी होगा। हुमीरेन ने नर्तकियों को मंच पर प्रदर्शन करते देखा और प्यार से कहा, मुख्य शो शुरू होने वाला है। शायद आप दोनों को अपने मामलों पर बाद में चर्चा करनी चाहिए, वरना इस शानदार शो को मिस करना अफसोस की बात होगी। हुमीरेन बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं पहले खुद को एक ड्रिंक से सजा दूंगी। हान यू ने अपने सामने वाइन का गिलास उठाया, एक गिलास बढ़िया वाइन पी और फिर मुस्कुराते हुए वुलांग की ओर मुड़ा। राष्ट्रीय गुरु, आज मंच पर झाओ की सबसे प्रसिद्ध नाट्य मंडली के कलाकार हैं जो वुशान में सभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम इस अद्भुत कार्यक्रम को चूक गए तो ये सचमुच बहुत बड़ा अफसोस होगा। हाँ, मैं राष्ट्रीय गुरु बहुत समय से सुन रहा हूँ कि झाओ का नृत्य पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। आज मैं आखिरकार अपने क्षितिज का विस्तार कर सकता हूँ, वुलांग ने मुस्कुराते हुए वाइन का गिलास हाथ में हिलाते हुए कहा। हुमीरेन ने कार्यक्रम देखा और धीरे से वुलांग का परिचय कराया। राष्ट्रीय गुरु वुशान देवी का किरदार निभाने वाली नर्तकी का नाम फेई यू है। वह वर्तमान में झाओ की नंबर 1 नर्तकी है और उसका नृत्य देखने का अवसर मिलना दुर्लभ है। ये सुनकर वुलांग ने चुपके से सिर हिलाया। फेई यू नाम की नर्तकी का नृत्य वाकई सुंदर और मनमोहक था, लेकिन मुख्य नर्तकी फेई यू की तुलना में उसका ज़्यादा ध्यान उसके बगल में बैठी सफ़ेद बालों वाली नर्तकी पर गया। सफ़ेद बालों वाली नर्तकी सिर्फ 14 या 15 साल की लग रही थी। उसका रूप रंग ऐसा था मानो शहर हिला देने वाला हो और उसकी आभा अलौकिक और अलौकिक थी। हालांकि सफ़ेद बालों वाली नर्तकी का कौशल फेई यू से थोड़ा कम था, लेकिन मंच पर फेई यू के साथ नृत्य करने की उसकी क्षमता उसके असाधारण नृत्य कौशल को दर्शाने के लिए काफ़ी थी। वुलांग उत्सुकता से पूछ ही बैठा, हुमीरेन, फेई यू के साथ यह सफ़ेद बालों वाली नर्तकी कौन है? उसका नाम जुए है। कहा जाता है कि वह फेई यू की निजी शिष्या है। उसकी कम उम्र से धोखा मत खाए, उसके नृत्य कौशल वाकई प्रभावशाली हैं। कुछ ही सालों में वह शायद फेई यू को पीछे छोड़ देगी और झाओ में नंबर 1 नर्तकी बन जाएगी। हुमीरेन ने सहज ही जुए का परिचय कराया, फिर उसकी फीनिक्स जैसी आंखें थोड़ी मुड़ गईं और उसने मजाकिया लहजे में कहा, क्या राष्ट्रीय गुरु को इसमें रुचि हो सकती है? अगर राष्ट्रीय गुरु को सचमुच रुचि है तो मैं इस महिला को गुशी निवास में नर्तकी बनाने का कोई रास्ता ढूंढ सकता हूं, हान यू ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सभी पुरुष समझ गए। अगर वुलांग को फेई यू में रुचि होती तो यह ज़्यादा परेशानी वाली बात होती, लेकिन जुए तो सिर्फ फेई यू की शिष्या थी। हान यू के पास उसे गुशी निवास में गुप्त रूप से भेजने के कई तरीके थे। ये सुनकर वुलांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, ज़रूरत नहीं है, मैं राष्ट्रीय गुरु बस उत्सुक था। 1 घंटे से भी ज़्यादा समय बाद नाटक वुशान में बैठक आखिरकार समाप्त हो गया। फेई यू, जो अभी भी मंच पर धन्यवाद दे रही थी, को छोड़कर साथ आए अन्य नर्तक एक एक करके मंच से जाने लगे। चूंकि फेई यू उस समय झाओ में नंबर 1 डांसर थी,
इसलिए ज़्यादातर दर्शक उसे देखने आए थे और उनका ज़्यादातर ध्यान उसी पर था। इस तरह किसी ने ध्यान नहीं दिया कि सफ़ेद बालों वाली डांसर मंच से उतरते समय थोड़ा लड़खड़ा गई। हूँ मीरेन, युवा गुरु, मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं पहले विदा लेती हूँ। वुलांग ने जुए के चलने की अजीब मुद्रा देखी और उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने पहले हूँ मीरेन और बाकियों का अभिवादन किया, फिर उठकर मंच के पीछे की ओर तेजी से चला गया। बैकस्टेज डांसर्स के ड्रेसिंग रूम में जुए के पास खड़ी एक डांसर ने उसके सूजे हुए टखने को देखा और गुस्से और निराशा के मिले जुले भाव से चिल्लाया, जुए, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हारा पैर इस तरह घायल है, यह आधे महीने से कम समय में ठीक नहीं होगा। लगता है तुम्हें आने वाले प्रदर्शन कुछ समय के लिए छोड़ने पड़ेंगे। जुएर को अपने टखने में हल्का दर्द महसूस हुआ और वह रोते हुए बोली, बहन मुयान, अब और मत बोलो, मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि एड़ी गलती से टूट जाएगी। इस बार कोरिया में प्रदर्शन मेरे लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है। मुयान ने जुएर के उदास चेहरे को देखा और उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। उसने जल्दी से उसका छोटा सा हाथ थाम लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, ज़्यादा दुखी मत हो। तुम अभी जवान हो, अगर तुम कोरिया में ये प्रदर्शन चूक भी जाती हो तो भी भविष्य में तुम्हें दूसरे देशों में प्रदर्शन करने के मौके मिलेंगे। अभी तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है आराम करना और अच्छी तरह ठीक होना। हम नर्तकियों के लिए ये पैर ही हमारी ज़िंदगी हैं, हमें उनकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। इतने सुंदर छोटे पैरों का घायल होना वाकई अफसोस की बात है। जैसे ही जुए मन ही मन उदास हो रही थी, अचानक एक चुंबकीय आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद एक सफ़ेद आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। वुलांग को अचानक प्रकट होते देख मुयान चौंक गई। जब वह ठीक हुई तो वह जल्दी से वुलांग के सामने आए और बोली, युवा गुरु, ये नर्तकियों का चेंजिंग रूम है, कृपया जल्दी से चले जाए। छोटी बच्ची, मेरे पास तुम्हारे पैर की चोट को अभी ठीक करने का एक तरीका है, क्या तुम इसे आजमाना चाहोगी? वुलांग ने मुयान को अनदेखा किया जो उसे रोक रहा था और अपना सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए जुए से पूछा। जुए के जवाब देने से पहले ही मुयान ने जल्दी और विनम्रता से मना कर दिया, युवा गुरु, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन हमारी टीम में एक यात्रा करने वाला डॉक्टर है। हम जुए की चोट का इलाज खुद कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि मुयान नहीं चाहता था कि जुए के पैर की चोट ठीक हो, बल्कि इसलिए कि वुलांग बहुत छोटी दिखती थी। अगर उसने उसके साथ लापरवाही बरती और जुए के पैर की चोट को और बदतर बना दिया तो इसका असर जुए के भविष्य के नर्तकी करियर पर पड़ सकता था। हे युवती, कृपया उन ढोंगियों की तुलना मुझसे मत करो, युवा गुरु। मेरा नाम वुलांग है और मुझे पवित्र हाथ चिकित्सा अमर के रूप में जाना जाता है। मुझे, युवा गुरु, मिस जुए के पैर की चोट ठीक करने के लिए बस एक कप चाय पीने जितना समय चाहिए। मुयान ने वुलांग की बातें सुनी और अविश्वास से कहा, आप कोरिया के राष्ट्रीय गुरु हैं। हालांकि मुयान हाल ही में शिनजेंग शहर आई थी, उसने वुलांग की महान प्रतिष्ठा के बारे में सुना था और स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उसकी चिकित्सा और कीमियागिरी की कला दुनिया में बेजोड़ है। वुलांग ने मुयान के अविश्वास भरे भाव को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि कोरिया में कोई भी मेरा राष्ट्रीय गुरु रूप धारण करके अभिनय करने की हिम्मत करेगा, है ना? मुयान, जो ठीक हो गई थी, ने तुरंत वुलांग को प्रणाम किया और कहा, यह मेरा अनुमान था, राष्ट्रीय गुरु। फिर मैं जुए की चोट का इलाज तुम्हें सौंप दूंगा। जुए की कुछ शर्मीली निगाहों के नीचे वुलांग उसके पास गया, नीचे बैठा, हाथ बढ़ाया और धीरे से उसके जैद जैसे छोटे पैर को उठाया, फिर अपनी हथेली से उसके सूजे हुए टखने की धीरे से मालिश करने लगा। जुए ने वुलांग की हथेली से आती हल्की गर्माहट महसूस की और उसका मनमोहक चेहरा अनायास ही लाल हो गया। उसकी खूबसूरत आंखें पतझड़ के पानी की तरह धुंधली परत से भर गईं। हालांकि जुए जानती थी कि वुलांग उसकी चोटों का इलाज करने में उसकी मदद कर रहा है, लेकिन ये पहली बार था जब किसी अजनबी ने उसके छोटे पैर को छुआ था, इसलिए उसका शर्मिंदा होना लाजमी था। जुए के जैद जैसे पैर से खेलते हुए वुलांग ने हीलिंग आर्ट का इस्तेमाल करके धीरे धीरे उसके पैर की चोट का इलाज किया। शुरुआत में हीलिंग आर्ट से इतनी छोटी सी चोट का इलाज करने में सिर्फ 1 सेकंड लगता था, लेकिन उसने जानबूझकर इसे 1 कप चाय बनाने में लगने वाले समय जितना बढ़ा दिया ताकि जुए के जैद जैसे पैर से थोड़ी देर और खेल सके। जब वुलांग ने अनिच्छा से जुए के जैद जैसे पैर को छोड़ा तो जुए का पहले से सूजा हुआ टखना पूरी तरह से सामान्य हो गया था और उसने अपने छोटे पैर को मोड़ने की कोशिश की। उसे बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। सच में, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। वुलांग ने जुए के हैरान चेहरे को देखा, मुस्कुराए और उसे एक औषधि की शीशी देते हुए कहा, युवा गुरु जानते हैं कि अभ्यास करते समय तुम नर्तकियों को चोट लगना लाजमी है, इसलिए मैं तुम्हें औषधि की यह शीशी देती हूँ। अगर भविष्य में तुम्हें गलती से फिर से चोट लग जाए तो यह औषधि लगा लेना और तुम आधे घंटे से भी कम समय में पहले की तरह ठीक हो जाओगी। जुए ने ये सुना, शर्मा गई और वुलांग द्वारा दी गई जैद की शीशी ले ली। ठीक है, चूंकि तुम्हारे पैर की चोट ठीक हो गई है, इसलिए युवा गुरु ज्यादा देर नहीं रुकेंगे।
वू लैंग ने जुए की शर्मीली नज़र देखी, हल्के से मुस्कुराए और धीरे धीरे एक सफ़ेद जैड के पंखे से हवा करते हुए मंच के पीछे गायब हो गई। जुएर, मैंने बहुत समय से सुना है कि पवित्र हाथ चिकित्सा अमर की चिकित्सा कौशल दुनिया में अद्वितीय है। आज इसे देखकर सचमुच मेरी आंखें खुल गईं। अभी तो तुम्हारा छोटा सा पैर सुअर के पैरों जितना सूजा हुआ था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे उसे कभी चोट ही न लगी हो। ये वाकई अद्भुत है। वू यान वू लैंग को जाते देख खुद को रोक नहीं पाया और जुए के टखने को गौर से देखने लगा और बोलते हुए उसे छू लिया। मत छुओ, गुदगुदी होती है। ओह, लैंग गोंगजी छू सकता है लेकिन मैं नहीं छू सकता। आज मुझे तुम्हें ठीक से छूना होगा, छोटी लैंग गोंगजी। हा, बहुत गुदगुदी होती है बहन वू यान, मैं गलत था। तुम सब क्या बात कर रहे हो? जब वो लैंग मिंग्यू थिएटर के सामने वाले आंगन में पहुंचा तो उसने पाया कि हानफी और झांग लियांग भी वहां थे और हानफी हुमीरेन से किसी बात पर बात कर रहा था। वो लांग की बातें सुनकर हान यू ने उत्सुकता से समझाया, राष्ट्रीय धर्मगुरु, 9वें युवा गुरु हुमीरेन से लेफ्ट सिमा के मामले के बारे में पूछ रहे हैं। आखिरकार हुमीरेन और लेफ्ट सिमा की पत्नी सगी बहनें हैं। तो बात इसी मामले की है। वो लांग ने ये सुना, उसके हाव भाव थोड़े बदल गए और उसने जानबूझकर सिर हिलाया। कुछ दिन पहले शिनचेंग शहर में एक हत्या हुई थी और मृतक वर्तमान लेफ्ट सिमा लियू यी थी। हान फेई, जो अब कोरिया के सिकोह के रूप में कार्यरत हैं, कोरिया के कानूनों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए ये हत्या का मामला वास्तव में उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। आप वो लांग हैं, लगता है आप में कुछ खास नहीं है। अचानक एक मधुर आवाज़ सुनाई दी, उसके बाद वो लांग की नज़रों में एक सुंदर चेहरा दिखाई दिया जिस पर थोड़ी सी चर्बी थी। हान यू ने राजकुमारी होंगलियन को कमर पर हाथ रखे और वुलांग को किसी दुर्लभ प्राणी की जांच करते हुए देखकर उसे डांटे बिना नहीं रह सका। होंगलियन, राष्ट्रीय गुरु के साथ रूखा व्यवहार मत करो। चौथे युवा गुरु, नाराज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय गुरु ने बहुत समय से सुना है कि राजकुमारी होंगलियन जीवंत और प्यारी हैं और आज उन्हें देखकर ये सचमुच उनकी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। वुलांग मुस्कुराया और हाथ हिलाया। राजकुमारी होंगलियन ने यह सुना और गर्व से बोली, हम कम से कम तुम्हारी पसंद तो अच्छी है। डिंग, राजकुमारी होंगलियन खिलाड़ी की चापलूसी से बहुत खुश हुई और उन्होंने 5 सिम गेम सिक्के गिरा दिए। वुलांग ने अपने कान में सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज़ सुनी, फिर राजकुमारी होंगलियन के गर्व भरे भाव को देखा और आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। किसने सोचा होगा कि इतनी मासूम और प्यारी बच्ची आगे चलकर निर्दयी चिलियान बनेगी। हान यू ने यह देखा और अजीब तरह से हंसते हुए कहा, राष्ट्रीय धर्मगुरु ज़रूर खुश होंगे। ये लड़की दिन ब दिन ज़्यादा शरारती होती जा रही है। कोई बात नहीं, राजकुमारी होंगलियन का सीधा सादा व्यक्तित्व बहुत मनमोहक है। वुलांग की बात खत्म होते ही दूसरी तरफ से हान फेई ने भी हुमीरेन से हत्या के मामले से जुड़े सुरागों के बारे में पूछताछ की, जो हुफुरन की सुरक्षा को लेकर कुछ चिंतित लग रही थी। वुलांग ने हुमीरेन के चिंतित भाव देखे, हानफी के पास गए और फुसफुसाए, जियुगोंगजी, राष्ट्रीय धर्मगुरु का मानना है कि सुरक्षित रहने के लिए आपको हुफुरेन की रक्षा के लिए किसी को ढूंढना चाहिए। अगर हत्यारे को वह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश है, तो बहुत मुमकिन है कि हुफुरेन उसका अगला निशाना हो। हानफी ने यह सुना, पहले तो चौंका, फिर उसकी आंखें अचानक बदल गईं और उसने अपने हाथों को कप में भरकर वुलांग को प्रणाम किया और कहा, राष्ट्रीय धर्मगुरु, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। इससे पहले हानफी को हुमीरेन से पता चला था कि कुछ दिन पहले जब बहनें हुमीरेन और हुफुरेन मिंग्यू थिएटर में एक नाटक देखने आई थीं, तो हुफुरेन एक नौकर को देखकर अपना आपा खो बैठी थीं। उन्होंने अवचेतन रूप से सोचा कि शायद यही नौकर वही हत्यारा है जिसने लेफ्ट सिमा लियू यी की हत्या की थी। चून की वामपंथी सिमा की हत्या के बाद हुफुरेन ने जानबूझकर नौकर के अस्तित्व को छुपाया था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि नौकर ही हत्यारा है और हुफुरेन उसे बचा रहा है। हालांकि वुलांग की याद दिलाने के बाद हानफी को एहसास हुआ कि उसने एक बात नज़रअंदाज कर दी थी। अगर वह नौकर हत्यारा नहीं था तो इसका मतलब था कि हुफुरेन अभी भी खतरे में था, इसलिए हुफुरेन की सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से लोगों को भेजना बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा इस दृष्टिकोण के 2 बड़े फायदे थे। पहला फायदा, अगर हत्यारा वह नौकर था तो सिर्फ हुफुरेन पर नज़र रखकर सुरागों का पालन करके उस नौकर को ढूंढना बहुत आसान हो जाता। दूसरा फायदा, अगर वह नौकर हत्यारा नहीं था तो हत्यारा शायद हुफुरेन को ही निशाना बनाएगा। हुफुरेन की गुप्त रूप से सुरक्षा करके वे हत्यारे के अपने जाल में फंसने का इंतजार कर सकते थे। अगली सुबह हान यू ने गुशी निवास पर दर्दरहित गोली की औषधीय सामग्री के 200 भाग पहुंचाने के लिए लोगों को भेजा और वू लैंग ने तुरंत दर्दरहित गोली को परिष्कृत करने में उसकी मदद की। दर्दरहित गोली एक निम्न श्रेणी की प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली मात्र है और आवश्यक औषधीय सामग्री की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है। हान यू के लोगों द्वारा भेजी गई औषधीय सामग्री में से दर्दरहित गोली के लिए वास्तव में केवल 10वां भाग ही आवश्यक था, जबकि शेष सामग्री वू लैंग को अपने लिए आवश्यक थी।
अस्थि आत्मा की शीत अग्नि द्वारा परिष्कृत करने के बाद दर्दरहित गोली की औषधीय सामग्री के 200 भाग शीघ्र ही औषधीय गोली के सार में परिष्कृत हो गए और वू लैंग के सम्मिश्रण और शोधन के तहत ये औषधीय गोली के सार तेजी से अंगूठे के आकार की औषधीय गोलियों में संघनित हो गए। स्वॉश स्वॉश स्वॉश। वू लैंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे पिलफनेस की ओर लहराया और पिलफनेस के डिस्चार्ज ओपनिंग से 200 दर्दरहित गोलियां तुरंत निकलकर उसके सामने रखे जेड बॉक्स में सटीक रूप से गिरीं। जब से वू लैंग ने अवशोषण हथेली कौशल रैंक को पूर्णता तक बढ़ाया है, अवशोषण हथेली का उनका प्रयोग और भी निपुण होता गया है। एक बार किसी भी कौशल को पूर्णता तक विकसित कर लिया जाए तो उसकी शक्ति में अविश्वसनीय वृद्धि हो जाती है। यदि एक प्रमुख उपलब्धि अवशोषण हथेली केवल एक गहन रैंक निम्न श्रेणी डू तकनीक थी, तो एक पूर्णता अवशोषण हथेली एक पृथ्वी रैंक निम्न श्रेणी डू तकनीक को टक्कर देने के लिए पर्याप्त है। यद्यपि एक पूर्णता अवशोषण हथेली केवल 3000 कैटीज का अधिकतम चूषण बल उत्पन्न कर सकती है, कुछ ग्रैंड डूशे अपने डू क्यू कवच के साथ इस 3000 कैटीज के चूषण बल का सामना कर सकते हैं। हालांकि एक पूर्णता अवशोषण हथेली द्वारा उत्पन्न चूषण की सीमा और शक्ति पूरी तरह से वू लैंग द्वारा नियंत्रित होती है। डू क्यू महाद्वीप पर कई लोग शारीरिक रूप से 3000 किलो चूषण सहन कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी आंखों जैसे नाजुक अंग से 3000 किलो चूषण सहन कर पाते हैं। अगर वू लैंग चूषण बल को एक आंख के आकार तक केंद्रित कर दे और फिर उसे दुश्मन की आंख पर निशाना बनाकर अवशोषण हथेली को पूरी शक्ति से इस्तेमाल करे, तो डूकिंग स्तर का कोई भी विशेषज्ञ अगर लापरवाही बरते तो इस हरकत से गंभीर रूप से घायल हो सकता है या सीधे तौर पर मारा भी जा सकता है। जब वू लैंग ने दर्दरहित गोली को जेड बॉक्स में रखा तो उसने तुरंत किसी को हान यू के घर पर इन दर्दरहित गोलियों को पहुंचाने के लिए नहीं भेजा। इसके बजाय उसने उन्हें रख लिया और कुछ दिनों में उन्हें भेजने की योजना बनाई ताकि दर्दरहित गोली की कीमत और भी ज्यादा उजागर हो सके। जेड बॉक्स को अलग रखने के बाद वू लैंग ने पालथी मारकर नीला लकड़ी कला की साधना शुरू कर दी। हालांकि दर्दरहित गोली अपेक्षाकृत निम्न श्रेणी की प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली है, फिर भी एक बार में 200 दर्दरहित गोलियों का शोधन करने से उसके शरीर में मौजूद रुचि समाप्त हो गई थी। जब भी वू लैंग के शरीर में रुचि समाप्त होती तो नीला काष्ठ कला से उसकी पूर्ण शक्ति साधना का प्रभाव भी सर्वोत्तम होता। उसकी वर्तमान साधना पहले ही 9 सितारा डूशी के शिखर तक पहुंच चुकी थी और वह किसी भी समय ग्रैंड डूशी के स्तर तक पहुंच सकता था। चूंकि जुए और उसकी नृत्य मंडली कुछ हद तक आधुनिक लड़कियों के समूहों जैसी थी, इसलिए वे केवल एक बार वुशान गैदरिंग करके हान से नहीं जा सकती थीं। वे 1 महीने तक हान में रहेंगी। इस दौरान वे 10 से ज्यादा रोमांचक शो करेंगी। कई दिनों बाद जब जुए हमेशा की तरह अपना मेकअप उतारने के लिए बैकस्टेज लौटी तो अचानक उसके सामने चमकीले फूलों का एक गुलदस्ता प्रकट हुआ। उसने सहज ही अपना सिर घुमाया तो देखा कि चांद सी सफ़ेद पोशाक पहने वू लैंग उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये तुम्हारे लिए हैं। जुए के कुछ स्तब्ध भाव को देखकर वू लैंग मुस्कुराया और फूल उसके हाथ में रख दिए। धन्यवाद। जुए के आश्चर्य से उबरने के बाद उसने खुशी खुशी वू लैंग को धन्यवाद दिया। हालांकि जुए का अपना नृत्य कौशल भी बहुत उत्कृष्ट था, लेकिन दुनिया की नंबर 1 नर्तकी के रूप में फेई यू की प्रतिष्ठा बहुत ज्यादा थी। जब गुरु और शिष्य एक साथ खड़े होते तो लगभग सभी की नज़रें सिर्फ फेई यू पर ही पड़तीं। जुए और अन्य लोगों के हान पहुंचने के बाद से कई राजकुमारों और कुलीनों ने फेई यू को ढेर सारे उपहार दिए थे, लेकिन अन्य नर्तकियों को लगभग कोई उपहार नहीं मिला था और जुए भी कोई अपवाद नहीं थी। वू लैंग ने जुए को जो फूलों का गुलदस्ता दिया था वह हान में जुए को मिला पहला फूलों का गुलदस्ता था, इसलिए उसके लिए इसका बहुत महत्व था। तुम अभी जवान हो, लेकिन मुझे तुम्हारी काबिलियत पर बहुत उम्मीदें हैं। मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों में तुम अपने गुरु से भी आगे निकल जाओगी और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी बन जाओगी। जुए ने वू लैंग की बातें सुनी, अपने हाथ में रखे फूलों को धीरे से सूंघा और खिलखिलाकर मुस्कुराई। तो मैं तुम्हारे शुभ वचन स्वीकार करूंगी। डिंग। जुए खिलाड़ी द्वारा सिम्प किए जाने और 8 सिम्प गेम सिक्के गिराने से बहुत खुश थी। जैसे ही जुए ने बोलना समाप्त किया, सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज़ तुरंत वू लैंग के कानों में गूंज उठी। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बाद में अच्छी तरह नहाना है। आज फिर से कई लोगों ने सिस्टर फेई यू को उपहार दिए, ये वाकई काबिले तारीफ है। जुएर, कोई आ रहा है, मैं पहले निकल जाऊंगा। जैसे ही वू लैंग जुएर से कुछ और कहने ही वाला था, दरवाजे के बाहर अचानक आवाज़ों का एक समूह गूंज उठा। उसने जुएर का अभिवादन किया और उसकी आकृति तुरंत वहां से गायब हो गई। जुएर ने वू लैंग की गायब होती पीठ की ओर देखा। उसकी चमकीली सितारों जैसी आंखें खुशी से भर गईं और वह मुस्कुराए और फूलों को सबसे प्रमुख ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। चूंकि वू लैंग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, हान फी ने वेई जुआंग को लेफ्ट सिमा की हवेली की पहले से रखवाली करने के लिए नियुक्त कर दिया, ताकि वू जियू को, जो हु फुरेन को धमकाना चाहता था, रंगे हाथों पकड़ लिया जा सके। वू जियू जीवये के 100 बड्स हत्यारे संगठन का सदस्य था।
शुरुआत में उसके जैसे हत्यारे द्वारा किसी की हत्या करना केवल एक मामूली हत्या का मामला माना जाता था, लेकिन इस हत्या के पीछे एक पुराना अनसुलझा मामला था। उस वर्ष दाएं सिमा ली काय और बाएं सिमा लियू तथा अन्य सेनापति विद्रोह को दबाने के लिए सोयू क्षेत्र गए। लीकाई की मुलाकात अग्निवर्षा पर्वत विला में अग्निवर्षा ड्यूक की सबसे बड़ी बेटी से हुई और वे उससे प्रेम करने लगे और उसे अग्निवर्षा आगे भेंट किया। हालांकि इस कृत्य से लियू यी ईर्ष्यालु हो गए। लियू यी ने लीकाई के आदेशों की अवहेलना की, अग्निवर्षा ड्यूक के सारे खजाने को चुराने के लिए 3 बाल काटने वाले भेड़ियों के साथ सांठगांठ की और जानबूझकर लीकाई को सहायता प्रदान करने में देरी की, जिसके कारण विद्रोहियों ने उनकी सेना का सफाया कर दिया और लीकाई को युद्ध के मैदान में मृत मान लिया गया। लीकाई की मृत्यु के बाद लियू यी ने सैन्य शक्ति पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया, एकमात्र प्रमुख शक्ति बन गए और अग्निवर्षा ड्यूक की सबसे बड़ी बेटी, जो अब हुफुरेन है, से जबरन विवाह कर लिया। वू जियू की असली पहचान 3 बाल काटने वाले भेड़ियों में से एक थी। उस साल उन्होंने लियू यी की बातों पर यकीन कर लिया और खजाने को हथियाने और उसे मारने के लिए फायर रेन माउंटेन विला गए। हालांकि जब वे खजाने को लियू यी से मिलने ले गए तो लियू यी द्वारा तैनात सैनिकों ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। वू जियू चमत्कारिक रूप से बच गया और बदला लेने और उस समय के खजाने को वापस पाने के लिए वह छिप गया और 100 बद संगठन में शामिल हो गया। इस बार वू जियू ने लियू यी को इसलिए मारा ताकि वह फायर रेन माउंटेन विला से चुराए गए खजाने को वापस पा सके। दुर्भाग्य से लियू यी को मारने के बाद उसे पता चला कि खजाने के डिब्बे में रखा खजाना गायब था, इसलिए वह हुफुरेन से उन खजानों का पता बताने के लिए मजबूर करना चाहता था। तर्कसंगत रूप से यह मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था। साफ शब्दों में कहें तो वू जियू ने लियू यी को सिर्फ बदला लेने के लिए मारा था। हालांकि जैसे जैसे हान फेई इस मामले की गहराई से जांच करता गया, उसे पता चला कि इसके पीछे एक और भी बड़ा राज छिपा था। उस समय सोयू विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि हान फेई के पिता हान के राजा अन ने पर्दे के पीछे से इसे नियंत्रित किया था, और हान के राजा अन, जो उस समय हान के युवराज थे, ने सोयू विद्रोह को दबाने के कारण ही महान सैन्य उपलब्धियां हासिल की, जिसके कारण अंततः उन्हें हान के राजा अन की गद्दी पर बैठना पड़ा। हान के राजा अन के लिए उस समय की सोयू घटना उनका काला इतिहास थी। इसलिए जब हान फेई की जांच इस निषिद्ध क्षेत्र पर पहुंची तो हान के राजा अन ने तुरंत उन्हें नजरबंद कर दिया। हालांकि हान फेई शाजी नहीं थे। जब जी वये ने हान के राजा आन से इस मामले को संभालने की जोरदार सिफारिश की तो उन्हें पहले से ही पता था कि यह मामला उतना आसान नहीं होगा जितना ऊपर से लग रहा है, और उन्होंने अपने लिए एक विकल्प भी तैयार कर लिया था। हानफी को नज़रबंद किए जाने के बाद झांग लियांग ने तुरंत अपने पीछे छोड़े गए 2 जेड पेंडेंट लिए और चौथे युवा गुरु हान यू से मदद मांगने के लिए युवा गुरु के निवास पर गए।